Yes, good evening to all of you friends. We started class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. Now 9 p.m. We started class. My first question is, can you see me? देख सकते हैं, सोच सकते हैं, वॉच नोट करें. वीरेंद्र, रोहित, अनिकेत, यश, शिवानी, मयंक, अरुण, मुक्ता, हैंड द आंसर. वी मूव फॉरवर्ड. 5% लोग बोल रहे नहीं देख सकते, तो कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें. क्रोम ब्राउजर यूज करो, एड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देखने में इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट आए नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट सेक्शन में. और फिर बुधवार को मैं एक पीडीएफ फाइल बनाकर उसके जवाब अपलोड करता हूँ. हम जो पढ़ रहे हैं इकोनॉमी, उसमें ये पहला चैप्टर बिटकॉइन यूपीआई देख लिया, दूसरा चैप्टर सीआरआर देख लिया, तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एंड एनबीएफसी कल खत्म किया. आज हम लोग देखेंगे, आज और कल सोमवार मंगल, बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर, बैड लोन, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड वगैरह. इसका भी मैं हैंडआउट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. आज शाम 7 बजे मोबाइल ऐप से आप जाकर देख रहे हैं, अनअकैडमी मोबाइल ऐप सर्च करें, मोनाल पटेल कोर्सेज लेटेस्ट, पीसीबी 13 बेल आइकन दबाओ, राइट हैंड मतलब उसमें आप सबको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी. लैपटॉप से देख रहे हैं अनअकैडमी.com/monaal.org कोर्सेज लेटेस्ट, और उसके अंदर आप देखिए पीसीबी 13 बेल आइकन दबाओ, राइट हैंड से साइड पर आती है, माल मिल जाएगा. आज जो है ज्यादातर वन लाइनर टाइप की चीज होंगी, ये तो नोट पेन लेके बैठना, गाड़ी तेज चलेगी, क्योंकि टॉपिक के हिसाब से कुछ दम है नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ता है. तो लोन के प्रकार समझेंगे. सबसे पहले लोन लेते वक्त आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा. इज कोलेटरल रिक्वायर्ड. फॉर एग्जांपल होम लोन लेते हैं तो आपका मकान गिरवी रखा है, कोई फैक्ट्री लोन लिया, उसकी जमीन वगैरह गिरवी रखा है, तो इसे हम कहते हैं सिक्योर्ड लोन्स. अब यहाँ पर आप समझिए बैंकर का रिस्क कम है, क्योंकि आप लोन नहीं चुकाएंगे, आपकी मिलकत जब्त कर लेगा, तो इंटरेस्ट रेट आपसे कम चार्ज करेगा. मान लीजिए 12% में आपको होम लोन दे दिया. ऑन द अदर हैंड, जब आप क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन लोन या फार्म लोन, एग्रीकल्चर लोन लेते हैं, तो इसमें कोई गिरवी चीज नहीं रखवाई जाती, यानी कि कोलेटरल फ्री लोन है, इसे अनसिक्योर्ड लोन भी कहा जाता है. तो यहाँ पर आप समझिए बैंकर का रिस्क हाई है, क्योंकि आप लोन नहीं चुकाए तो उसका तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि कुछ जब्त नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पर वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो 36% इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं. हालांकि ये जो एजुकेशन लोन है और जो एग्रीकल्चर लोन वगैरह में सरकार की तरफ से कुछ गारंटीज दी जाती है, इस कारण से वहाँ पर थोड़ा लोन इंटरेस्ट रेट बैंकर्स कम रखते हैं. बाकी क्रेडिट कार्ड वगैरह पे लोन इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, क्योंकि गिरवी कुछ रखा नहीं, इसलिए वो हाई अमाउंट चार्ज करते हैं. दूसरा, अमाउंट ऑफ लोन. मकान का लोन लेने जाओ, आपको 5 करोड़ का लोन भी दे दे, क्योंकि आपकी मकान की और जमीन की वैल्यू के हिसाब से उसे तो कोई लॉस होना है नहीं, अटैच कर लेगा, जब्त कर लेगा नहीं दिया तो. लेकिन जैसे आप क्रेडिट कार्ड का लोन लेने के, तो आपको क्योंकि गिरवी कुछ रखा नहीं, देयर इज नो कोलेटरल पुट बाय यू, तो यहाँ पर आपको लोन अमाउंट भी कम देगा, कि मान लो 10 लाख रुपए तक का आपको क्रेडिट कार्ड लोन मिले. तो दीज आर द टर्म्स कंडीशन, छोटी मोटी आपको समझ होनी चाहिए. लोन को आप ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि इस पर जो आपको ब्याज चुकाना है वो क्या फिक्स है या फिर चेंज होते रहेगा. जैसे मान लीजिए 3 लाख रुपए का एग्रीकल्चर लोन, 7% इंटरेस्ट पर, फिक्स इंटरेस्ट पर दिया जाए कि हर साल आपको 7% ही इंटरेस्ट देना है, जो चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हुआ, फिक्स्ड इंटरेस्ट वाला लोन. ऑन द अदर हैंड, आप याद करो, मान लीजिए आपने कुछ होम लोन वगैरह लिया है और वो एक्सटर्नल बेंचमार्क जैसे कि रेपो के साथ लिंक किया गया है, तो जब रेपो ऊपर जाएगा आपका लोन इंटरेस्ट बढ़ेगा, जब रेपो कम होगा आपका लोन इंटरेस्ट कम हो जाएगा. ये मामला हम पिलर 1 और 2 में देख चुके हैं. तो ऐसे लोन को हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट फिक्स्ड, या फिर इसे फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाले लोन आप कह सकते हैं, फ्लोटिंग इंटरेस्ट. तो लोन टाइप 2 हो सकते हैं, फिक्स्ड या फ्लोटिंग, ब्याज दर के हिसाब से कि क्या ब्याज दर अप डाउन जा रहा है कि नहीं. अब ये जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाले लोन है, इसका भी एक और सब टाइप है, जिसे कहते हैं टीजर लोन्स. टीजर लोन में ऐसा कि मान लीजिए एक देखो, पहले 3 साल के लिए इंटरेस्ट रेट होगा आपके होम लोन का 5%, और उसके बाद वाले जो वर्ष होंगे उसमें 15 ऐसा ब्याज दर चलेगा. तो ये टीजर मतलब छेड़ना, अपन मतलब ललचाना, कि देखो बस 5% ही ब्याज है यार, क्यों चिंता करते हो, ले लो लोन. तो फिर आदमी बैठ जाएगा और वो लोन ले लेगा कि यहाँ 5% ही ब्याज है. ये सब बहुत चलता था 2011 से पहले. फिर कुछ कांड हुए, स्कैम हुए, तो आरबीआई ने थोड़ा रेगुलेशन टफ कर दिया है इस टाइप के लोन्स पे, टीजर लोन्स के ऊपर. अब कुछ लोग कहेंगे, अपन ये जो तुम बता रहे हो कि 5% इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, उसके बाद 15% ऐसा कुछ होम लोन दिया जाए, तो आदमी कुछ तो कागज में पड़ेगा कि नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन. तो बेवकूफ है जो ऐसा वो लोन ले रहा है जहाँ पर बाद में बहुत ज्यादा ब्याज चढ़ने वाला है. देखिए 2 कारण हो सकते हैं. एक, उसको ऐसी उम्मीद हो कि मेरा बिजनेस या सैलरी बहुत ग्रो करेगा आफ्टर 3 ईयर्स, तो मुझे परवाह नहीं ब्याज कितना चलेगा. या दूसरा कि वो बहुत ही डेस्परेट है, मरता क्या ना करता, तो वो ऐसे लोन ले लेगा अगर उसको बहुत डेस्परेशन है. आपने जो लोन लिया है, क्या वो लोन चुकाने की आपकी औकात है, मैं कहूँ हाँ है, तो फिर मैं बन गया प्राइम बॉरोवर. प्राइम मतलब अच्छी क्वालिटी का पर्सन जो लोन चुका सकता है. अब कुछ लोगों के वो उनकी चुकाने की औकात नहीं होगी, जैसे कि विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइन, तो क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो कंपनी है, किंगफिशर कंपनी है, तो उसे हम कहेंगे इट इज एन ओवर लेवरेज्ड कंपनी. ओवर लेवरेज कंपनी मतलब उसकी जो भी कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोन उसने ले लिया है, जितना उसको धंधा है, जितना एरोप्लेन की टिकट बेचता है, वो उससे ज्यादा उसने लोन ले लिया है, इसलिए हम कहें ओवर लेवरेज कंपनी है. तो कंपनी के लिए वर्ड यूज करते हैं ओवर लेवरेज. तो मान लीजिए व्यक्ति हो, नॉट अ कंपनी बट इंडिविजुअल पर्सन, और उसकी भी लोन चुकाने की औकात नहीं है, ऐसा व्यक्ति हो, तो उसे क्या कहेंगे, सब प्राइम बॉरोवर. अगर मेरी लोन चुकाने की औकात है तो मैं प्राइम बॉरोवर हूं, तो जिसकी लोन चुकाने की कैपेसिटी नहीं है, ही इज कॉल्ड सब प्राइम बॉरोवर. फिर आप ज़ॉम्बी को खाना खिलाओगे तो क्या आउटपुट है, कुछ नहीं, वो आपका कुछ काम करने वाला तो है नहीं, तो लॉस मेकिंग धंधा हो ना, ज़ॉम्बी को खाना खिलाओ. तो अगर कोई बैंकर एक सब प्राइम बॉरोवर या फिर एक ओवर लेवरेज कंपनी को एक्स्ट्रा लोन देता रहे, तो वो तो ज़ॉम्बी को खाना खिलाने वाली बात हुई. तो ज़ॉम्बी लैंडिंग का मतलब बैंकर ऐसे लोगों को लोन देता रहे जो लोन चुकाने की कैपेसिटी उनकी है नहीं. सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका में 2007-8 में कुछ हुआ कि उनकी बैंकों ने ऐसे लोगों को लोन दे दिए जिनकी लोन चुकाने की औकात नहीं थी, दे वर सब प्राइम बॉरोवर्स. और फिर वो जितने लोन पेपर्स थे उसको तिजोरी में भर के उन्होंने नए-नए बॉन्ड्स, मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज, ऐसे नए-नए इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर्स को दिए. ये सोच के कि इधर से पैसा उधर से इसकी टोपी उसके सर पे सब चल रहा था. लेकिन क्योंकि ये लोग लोन ही नहीं चुका सकते, तो जितना बबल बन रहा था, गुब्बारा बन रहा था, वो अल्टीमेटली फट गया. दैट इज कॉल्ड सब प्राइम क्राइसिस. ये सब प्राइम क्राइसिस से भारत का भी नुकसान हुआ. हमारे एक्सपोर्ट डाउन हो गए, क्योंकि वहां से अपना माल खरीदने वाले लोग सब बर्बाद हो गए. वहां से जो अमेरिकन टूरिस्ट भारत में आते थे वो कम हो गए, उसके चलते किंगफिशर एयरलाइन और बाकी लोग बर्बाद हुए, वगैरह वगैरह. मान लीजिए अदानी ये कहे कि मुझे 35 करोड़ का लोन चाहिए, तो लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा कहने मैं तो 10 करोड़ दे सकता हूँ, SBI के 20 करोड़ दे सकता हूँ, एक्सिस के 5 करोड़ दे सकता हूँ. तो फिर ये 3 लोगों ने मिलकर क्या करना चाहिए, जैसा पुष्पा ने वो चंदन चोरों का सिंडिकेट बनाया था, ये लोग सिंडिकेट बनाएंगे, ग्रुप ऑफ लेंडर्स, कि कलेक्टिवली हम आपको 35 करोड़ देंगे. इसका एक और फायदा है, मान लीजिए अदानी लोन नहीं चुकाए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 10 करोड़. अगर वो पूरा लोन अकेले दे देता तो 35 करोड़ का लॉस बैंक ऑफ बड़ौदा का हो जाता. एक फायदा है. अब ऐसी जो 35 करोड़ की लोन हुई, ये फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकती है कि मालिक एक बार में आप 35 करोड़ रुपीज ले जाओ, या ये क्रेडिट लाइन भी हो सकती है. क्रेडिट लाइन मतलब ये 3 बैंक्स एक जगह रख दे 35 करोड़ की, आप क्या है जब चाहे तब ले जाना. तो आज 2 करोड़ ले गए, 2 महीने बाद थोड़ा प्रोजेक्ट आगे बढ़ा और 5 करोड़ ले गए, तो ऐसी क्रेडिट लाइन भी हो सकती है कि आपको 35 करोड़ रुपीस तक के लोन हम अप्रूव करेंगे, ऐसा पैसा आपके लिए अलग हम रखते हैं. तो दिस सिंडिकेट लैंडिंग इट कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट, या जिसे हम लमसम अमाउंट करके एक बार में दे दे, या वो क्रेडिट लाइन भी हो सकती है कि इधर रखा है जैसे जैसे बुक लगी थोड़ा थोड़ा इस डब्बे में से तुम खाते रहना.
सरकार को लोन चाहिए वो मार्केट में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल्स इशू करती है। मुझे आपको लोन चाहिए हम बैंकों से लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं। कंपनियों को लोन चाहिए तो वो भी बैंकों से लोन ले सकते हैं या बाजार में अपने बॉन्ड्स या डिबेंचर इशू करते हैं इन्वेस्टर को। अब ये लोग जो लोन ले रहे हैं वो खुद के लिए ले रहे हैं, दे आर डूइंग इट फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट कि आपको मकान बनाना है, गाड़ी बनाना है, अदानी को कुछ एयरपोर्ट बनाना है, तो ऐसा जो उन्होंने लोन लिया उसे कहते हैं नॉन फाइनेंशियल डेट। नॉन फाइनेंशियल डेट फाइनेंस मतलब किसी आगे और किसी को लोन देना, इसलिए आप कहीं से लोन लेके आए, तो ये तो ऐसा नहीं करे, तो खुद के लिए अपना लोन ले रहे हैं। और अदर मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरबीआई से लोन लिया और एमएसए विंडो के अंदर, या बजाज फिनसर्व जो कि एनबीएफसी कंपनी उसने मार्केट में अपने बॉन्ड इशू किए जनता से पैसा उधारी में लेने के लिए। तो ये लोग क्या अपने खुद का कुछ गाड़ी बंगला बनाने के लिए नहीं ले रहे हैं पैसा, नहीं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या, ये सारा पैसा आया किसी और को आगे लोन में देना है कि इसे हम किसी को होम लोन देंगे, क्रेडिट कार्ड लोन देंगे, बाइक लोन देंगे, एयरपोर्ट बनाने का लोन देंगे। तो यानी ये जो बैंक और एनबीएफसी वाले लोन लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो पैसा आगे किसी और को टोपी पहनानी है उनको। इसे हम क्या कहें, फाइनेंशियल डेट। क्योंकि मतलब यहाँ फाइनेंशियल डेट किसने लिया है, ये जो रेपो एमएसए वगैरह, और लिया किसने, ये जो बैंक और एनबीएफसी ने, क्योंकि उन्होंने वहां से जो पैसा लिया वो आगे उनको किसी को देना है। फाइनेंस मतलब पैसों का लेन देन, लोन लाना ले जाना, इसके साथ जुड़ा ही वर्ड है। तो यहाँ वो लेके आए पैसा क्योंकि वो आगे किसी और को दे सके। ये 10 सेकंड बाद में कुछ दवा नहीं, कुछ लोग दिमाग में उतरता नहीं, आराम से पढ़ लो। हाँ, तो 2000 के लोन हुए, एक खुद के उपयोग के लिए लिया तो नॉन फाइनेंशियल डेट, जैसे सरकार ने आपने या अदानी ने लोन लिया खुद के प्रोजेक्ट्स के लिए। दूसरा ये बैंकों ने जो लोन लिया क्योंकि आगे उनको घुमाने हैं, तो उनके सर पे जो ये लोन चढ़ा है ये सब क्या फाइनेंशियल डेट, क्योंकि वो आगे किसी और को देने वाले। अनदर 10 सेकंड्स दिमाग में उतर। क्रेडिट कार्ड आप जानते हैं का लोन है। आपको क्रेडिट कार्ड मिला मतलब जो भी आपको पीरियड दिया गया है कि 30 से 45 दिन तक तुम शॉपिंग कर लो, उसके बाद ये इस महीने की इतनी तारीख में आपने वो हमें पेमेंट कर देना है। आज आपने शॉपिंग किया, आज का पैसा नहीं देना है, अगले महीने आपको दिया हो कि अगले महीने की 9 तारीख को चुका देना। तो दैट इज क्रेडिट कार्ड। अब आपने उसी टाइम में व्हाटएवर 30-45 डेज आपको दिए हैं, उतने में अगर आप लोन ये पैसा चुका देते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं, जीरो इंटरेस्ट। लेकिन उसके बाद आप लेट करोगे तो हम क्या कहते हैं, ड्यूज है, बकाया है पैसा, तो उसके ऊपर वो ब्याज चढ़ाना चालू करता है। अब ये ब्याज कितना हो सकता है, 30%, 40%, कितना हो सकता है, ये कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकती, केवल आरबीआई डिसाइड कर सकता है, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ऐसा लिखा है कि जो भी ऐसे बैंक के द्वारा लोन दिए गए, ओनली रिजर्व बैंक हैज द पावर टू डिसाइड द लोन इंटरेस्ट रेट्स, कोर्ट्स डू नॉट हैव एनी पावर ओवर दिस, ऐसा कानून में स्पष्ट लिखा है। अब ये सब हुआ तो स्वाभाविक है बैंक वालों ने तो लूट मचाना चालू कर दिया कि आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग किया, जो भी 30 डेज के बाद भी आपने पैसा नहीं वापस किया, तो वो तो कुछ भी मन में आया, ऐसा 36%, 49% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। अब कुछ ग्राहक गए कंज्यूमर कोर्ट में, ग्राहक सुरक्षा की अदालत में। टेक्निकली उसके 3 लेवल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का। जैसे नेशनल लेवल का जो कंज्यूमर कोर्ट था, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल कमीशन, जिसके बारे में पिलर 4B में देखेंगे। हाँ, तो उन्होंने कहा ये सब गलत हो रहा है, मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड पर 30% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए, ऐसा नेशनल कंज्यूमर कोर्ट ने कहा। तो स्वाभाविक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी, इन सबको मजा नहीं आएगा, नहीं हमको लूटने दो। और वैसे भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में तो ऐसा लिखा है कि आरबीआई हमको बोल सकते हैं तुम्हारी तो पावर ही नहीं है। तो कंज्यूमर कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एचएसबीसी वगैरह वो गए सुप्रीम कोर्ट में। ये वाला देखिए कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें कोई कोर्ट का बोलने का पावर है ही नहीं, ओनली आरबीआई कैन डिसाइड। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो सही है कि कंज्यूमर कोर्ट कुछ भी नहीं बोल सकती, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई डिसाइड कर सकती है कि क्रेडिट कार्ड पर क्या इंटरेस्ट होना चाहिए। तो दैट इज द जिस्ट ऑफ दिस जजमेंट। लोन के प्रकार देखिए, अभी आगे कुछ एनपीए नाम का एक टर्म समझना है। एनपीए बैड लोन मतलब क्या, लोन चुकाया नहीं। ऐसी बड़ी समस्या भारत में हुई, उसका कारण साल 2000 तक पूरी दुनिया में बूम चल रही थी, तेजी चल रही थी, लोग शॉपिंग कर रहे थे, लोन लिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे वगैरह। तो ये सब किंगफिशर से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी बहुत लोन ले लिए कि उसके पास मान लीजिए 100 एयरक्राफ्ट हो तो 150 और खरीद लेते हैं, क्योंकि पब्लिक दे दनादन घूमने जा रही है, हमारा तो बहुत एयर टिकट सेल होगा। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि ये 2007-8 के आसपास सब प्राइम क्राइसिस और उसके चलते ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, अमेरिका में हुआ सब प्राइम क्राइसिस और पूरी दुनिया में उसके असर आई, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। पैरेलली उस जमाने में बहुत सारे स्कैम हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स का स्टेडियम बनाने का घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन का घोटाला, कोल माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट देने का घोटाला, और कोर्ट में सब केस चले, मीडिया तू करे, ये सब अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, ये सब के आंदोलन चलते रहे। तो जो भी मिनिस्टर और आईएएस थे वो डर गए। फिर कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कुछ कि ये हमें एक नया हाईवे बनाना है, इसके लिए 50 पेड़ काटने, तो भी वो नहीं कुछ लिखेंगे फाइल में, कोई केस कर देगा। तो डिसीजन मेकिंग एकदम बंद हो गया, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, सरकार को निर्णय ही नहीं ले। इसके चलते एनवायरमेंट क्लियरेंस हो गए, तो नए कोई हाईवे, एयरपोर्ट कुछ बनाना हो, सारे प्रोजेक्ट ठप हो गए। अब ऐसे केस में ये जितनी कंपनियों ने लोन लिया था वो लोन चुका नहीं पाएंगे, जिसे हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। पैरेलली मैंने आपको बताया अमेरिका, यूरोप में स्लो डाउन आया, तो वहां से जो लोग भारत में टूरिज्म में आते थे वो सब रुक गए, एयर टिकट सेल्स बर्बाद हुआ, क्योंकि होटल टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद हुई, तो उसको जो भी कर्टेन, बेडशीट, टॉवेल्स ये सब सप्लाई करना है, उसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद, उसके चलते कॉटन कपास उगाने वाले फार्मर बर्बाद, तो मतलब पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। फिर सेकंड स्टेज इसमें क्या, फॉल इन डिमांड, कोई शॉपिंग नहीं कर रहा है, इसके चलते कंपनियां लोन नहीं चुका पाई। एक टर्म है इसके साथ जुड़ा हुआ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मतलब आप किसी कंपनी को ये पूछो क्या आपकी कंपनी इतना पैसा कमा रही है कि कर्ज का ब्याज चुका सके, मतलब लोन हैज टू कंपोनेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल की तो हम बात भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि भाई तुम इंटरेस्ट यानी ब्याज चुकाने की औकात है कि नहीं तुम्हारी, इतना कमा लेते हो। रिलायंस के यहाँ इतना तो कमा लेते हैं, तो हम रिलायंस का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ग्रेटर देन 1, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ग्रेटर देन 1। और अदर किंगफिशर को पूछो, ये मालिक की कंपनी को कहने बांधे हो गए, प्रिंसिपल तो क्या इंटरेस्ट भी चुकाने की औकात नहीं है, तो हम उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1 है, या कहे वो एक IC1 कंपनी है। तो जो मैं आपको प्रॉब्लम अभी बताया उस केस में स्वाभाविक है IC1 कंपनियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बस तो बहुत सारी IC1 कंपनियां बन गई, लोन नहीं चुका सकती, इस कारण से कंपनियों की भी बैलेंस शीट बर्बाद, बैलेंस शीट मतलब उसका जो भी हिसाब किताब है वो सब बर्बाद। और ये बड़े बड़े जो सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, उनकी बैलेंस शीट भी बर्बाद, क्योंकि उन्होंने लोन देके रखा है। तो दो लोगों की बैलेंस शीट बर्बाद हुई, इसलिए इसको कहा गया ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, TBS, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। हालांकि 2025 तक पहुंचे थे, इकोनॉमिक सर्वे का ये सब प्रॉब्लम था, और ये बात भी सही है, उसके कारण हमारे बैड लोन या नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बहुत बढ़ गए थे, जो आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अब सब कंट्रोल में आ गया, दूध की नदियां बह रही है, ऐसी सब उनकी बातें। तो नाउ द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इज सॉल्व। आगे शब्द समझना है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन क्या है, बैंक का एसेट है, उसमें से वो प्रॉफिट कमाता है। लेकिन अगर वो एसेट बर्बाद हो जाए, क्या कहेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड लोन है। देखिए जो भी आपने लोन लिया उसमें आपको इंस्टॉलमेंट बनना है। मान लीजिए ये कहा तुम्हें हर महीने की पहली तारीख को इंस्टॉलमेंट बनना है, तो जनवरी 1 को मान लो माल्या ने इंस्टॉलमेंट बना था, उसने नहीं भरा, ये पूरा महीना नहीं भरा, एक और महीना गया तब भी उसने नहीं भरा, तीसरा महीना भी गया तब भी नहीं भरा, तो यानी कि कितना 30 डेज, 30 डेज आपको फरवरी में 28 दिन होंगे, पर अभी समझ लो 30 है, मार्च के अंदर भी सपोज 30 डेज। तो करते करते जब आप पहुंचे तो ये तो कितना 90 डेज हो गया। तो 90 डेज तक मतलब इंस्टॉलमेंट की जो तारीख थी उसके ऊपर भी 90 डेज तक उसने कुछ नहीं चुकाया,
तो फिर 91st डे जब आएगा तब हम कहेंगे कि बैंक का ये जो लोन अकाउंट है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका है। मतलब समझो इंस्टॉलमेंट की जो डेट है उस दिन तो नहीं चुकाया, उसके ऊपर भी 90 डेज से ज्यादा हो गया, तब हम 91st डे को बोलते हैं कि ये लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है, अनर्जक परिसंपत्ति बन चुका है। तो देखिए एक तो होगा स्टैंडर्ड एसेट कि जहां पर कमी से ईमानदारी से बोरोवर बैंक का लोन चुका रहा है। फिर अगर नहीं चुका था और मोर देन 90 डेज हो गए तो हमने क्या कहा, उसे कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब कोई लोन अकाउंट, ये जो मैंने बताया मोर देन 90 डेज, ये नॉर्मल लोन के लिए, मतलब ये कार लोन, बाइक लोन वगैरह। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर लोन में तो वो 90 डेज ऐसा नहीं बोलेगा, वो क्रॉप में सीजन काउंट करेगा कि ये खरीफ सीजन, ये रबी सीजन करके इतनी सीजन तक तुमने नहीं चुका, इसलिए तुम्हारा ये जो एग्रीकल्चर लोन है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। हाँ तो कितने सीजन, मतलब रबी खरीफ कितने, 3 सीजन 5 सीजन, वो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, हमारे लिए काम का नहीं, सिवाय के रीजनल रूरल बैंक के ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तब तुम सर्च कर लेना। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज डन। अब मान लीजिए कोई लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डिक्लेयर हो गया, जो भी मार्च महीने में मान लो या अप्रैल में, और फिर वो 1 साल तक या उससे ज्यादा भी उसी कैटेगरी में रहे, तो उसके बाद कहेंगे हम कि ये तो और बेकार अकाउंट है, सब स्टैंडर्ड अकाउंट। फिर ये सब स्टैंडर्ड अकाउंट कैटेगरी में भी वो 12 मंथ से उससे ज्यादा रह जाए तो फिर कहेंगे ये तो भाई डाउटफुल अकाउंट हो गया। एंड लास्टली ऑडिटर का काम क्या होता है, जो भी बैंक है उसका हिसाब किताब चेक करेगा कि ठीक से आपका सब चल रहा है कि नहीं। तो या तो बैंक का ऑडिटर या रिजर्व बैंक खुद ये कहे कि आपकी ये जो लोन अकाउंट है इट हैज नो साल्वेजेबल वैल्यूज। साल्वेज मतलब मान लो कोई टाइटैनिक जहाज डूब गया तो हम जाएंगे जो भी उसके डाइवर्स हैं और कुछ उसमें से जो गहने या कुछ मिल जाए हम निकाल के लाए, तो वो क्या साल्वेज है, शिपरेक हो जाए उसका साल्वेज है। लेकिन कोई ऐसा लोन अकाउंट हो विजय माल्या का कि किंग फिशर चुका है नहीं, चुका नहीं, और उसके प्लेन है वो भी कबाड़ी हो जाए, तो उसको बेच के क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सो इट हैज लिटिल या नो साल्वेजेबल वैल्यू। तो ऐसा जो लोन अकाउंट है उसे क्या कहेंगे फाइनली, इट इज अ लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट इस सीक्वेंस है स्टैंडर्ड एसेट से एनपीए से सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल से लॉस। नाउ बैंक का इक्वेशन मैंने आपको वो क्लासिफिकेशन के दौरान पढ़ाया था, उसे याद नहीं रखना, पर कंसेप्ट समझाने के लिए मुझे वो बताना पड़ता है। बैंक का इक्वेशन क्या है, इक्विटी या शेयर्स के नाम पे जनता से पैसा लिया, बॉन्ड इशू करके पैसा लिया, डिपॉजिट के नाम पे पैसा लिया, और इनका जो भी प्रॉफिट लॉस चला, ये सबको मिलाकर जितनी इस तरफ अमाउंट होगी सामने उतना वो पैसा एसेट में घुमा रहे होंगे। मतलब सीआरआर है, एसएलआर है, गुड लोन्स हैं, बैड लोन्स है जिसे हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये सब चलता है। तो बैड लोन्स हैं उनका हम टोटल निकाले, जिसे हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और उसके ऊपर की सारी चीजें सब स्टैंडर्ड आउटफुल सब कुछ नीरव मोदी विजय माल्या सब ने जितना बर्बाद किया, तो टोटल उसका जो भी नंबर निकले उसे हम कहेंगे ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए सकल अनर्जक परिसंपत्तियां। आरबीआई ने ये बोला कि जो भी तुम्हारा ग्रॉस एनपीए मान लीजिए 500 करोड़, तो उसके प्रपोर्शन में मान लीजिए 10 करोड़ रुपए तुमने एक्स्ट्रा एक तरफ बफर में रखने होंगे, बैंक ने बफर में कुछ और पैसा रखना होगा क्योंकि तुम बर्बादी की कगार में हो तो इतना पैसा लग रहा हो, मतलब सीआरआर एसएलआर तो रखना ही है, लिक्विडिटी वगैरह मेंटेन करेंगे, पर उसके बियॉन्ड भी तुम्हें ये एक्स्ट्रा कुछ बफर रखना पड़ेगा, उसे कहते हैं प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग हाँ, तो ग्रॉस एनपीए जो भी मान लो 10 करोड़, उसमें से प्रोविजनिंग का 2 करोड़ माइनस करो तो जो बचा है उसको कहते हैं नेट एनपीए। ये हमारे लिए काम का नहीं, काम का नहीं तो क्यों बताया, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस वाले देखिए आरबीआई का काम क्या है, एनुअल रिपोर्ट निकालेगा, फिर 3-3 महीने की क्वार्टरली रिपोर्ट निकालेगा, तो इनके पास लिखने को कोई आर्टिकल होता नहीं, इंडियन एक्सप्रेस तो देखो ग्राफ में ये हुआ ग्रॉस एनपीए इतना, नेट एनपीए इतना, इतनी हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं, पर मैंने आपको बता दिया। मान लो कोई आदमी बहुत गुटखा खाता है, फिर उसके मसूड़ों में सब खून निकलना शुरू हो जाता है, कुछ दिन बाद उसका मुंह भी ठीक से नहीं खुल रहा है, फिर वो जाए डॉक्टर के पास, वो कहीं सीधा तुम्हारा तो लास्ट स्टेज कैंसर है, तुम घर जाओ, तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। तो भाई पहले स्टेज पे अगर चेक कर लेता जब तुम्हारे दांत से खून निकल रहा था तो शायद तो बच जाता, बराबर। उसी तरह स्टैंडर्ड एसेट मतलब वो रेगुलरली इंस्टॉलमेंट चुका रहा है, फिर बैंकर 90 डेज तक ऐसे बैठा रहा, मतलब इंस्टॉलमेंट जिस दिन चुकाना था उस दिन नहीं चुका, जनवरी में, फिर फरवरी में भी नहीं, मार्च में नहीं, फिर अप्रैल में, अरे भाई ये तो एनपीए हो गया इसको पकड़ो। तो 90 डेज तक क्यों वेट किया, उसने इंस्टॉलमेंट नहीं चुका तो दूसरे ही दिन उसको फोन लगा देना था, भाई क्यों नहीं चुका रहे हो, राइट। तो हमें क्लासिफिकेशन में कुछ और नए लेयर्स या कैटेगरी ऐड करने चाहिए एसआरबीआई ने कहा, तो वो नई स्टैंडर्ड एसेट और एनपीए के बीच कुछ और नए कैटेगरीज लेके आए, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। और मतलब जो इंस्टॉलमेंट मान लो 1 जनवरी को चुकाना था नहीं चुका है तो उसके ऊपर एक दिन चला गया, मतलब 2 जनवरी से हम बोल देंगे कि ये जो अकाउंट है ये स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 कैटेगरी में, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 कैटेगरी। तो एक दिन से 30 दिन तक वो एसएमए 0 कैटेगरी में होगा, तभी नहीं चुका है तो फिर 31st डे से लेकर 60 डेज में कहेंगे हम वो एसएमए 1 कैटेगरी में, स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी 1। फिर उसके भी ऊपर इंस्टॉलमेंट के दिन के ऊपर भी 61 से 90 डेज तक भी नहीं चुका है तो एसएमए 2 कैटेगरी में वो है। इससे फायदा क्या, एक्सेल शीट आप बनाएंगे तो और ज्यादा बारीकी से क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, तो बैंकर उस हिसाब से जो भी अपने लोन रिकवरी एजेंट है, जो भी उसके कॉलर्स हैं, सेल्स पर्सन है, वो पिंग मारते रहे उस आदमी को, ऐसा उनका ऑब्जेक्टिव है। तो दैट इज एसएमए 1 2 0 1 2 0 1 एंड 2। आप कहें तो फिर एसएमए 3 क्यों नहीं है भाई, एसएमए 3 का मतलब क्या होता है, अगर एसएमए 2 30 माफी 61 से 90 डेज तक है तो फिर 91st डे को एसएमए 3 थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि 91st को तो एनपीए बोलेंगे ना उसे। तो दैट इज द क्लासिफिकेशन, इसका भी बहुत ज्यादा काम नहीं है। लेकिन ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, आचार पापड़ अगरबत्ती बनाने वाले, तो उनका भी स्वाभाविक धंधा ऐसा होता है कि आचार पापड़ उसने बॉटल्स में बना के रिटेल स्टोर वालों को दिया है, वहां से बिक नहीं रहा है, वहां से पैसा टाइम पे नहीं आ रहा है, तो वो इंस्टॉलमेंट नहीं चुका रहा है, तो उसको भी ये सब कैटेगरी में आ जाएगा, एसएमए 1 एसएमए 2। बैंक वाले उसको परेशान करना चालू करेंगे, तो ये सब एमएसएमई के जो प्रतिनिधि होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स, वो आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर को क्या कहेंगे कि हमें बख्श दो, इसको थोड़ा लिबरल कर दो कि ये इतना इतना मत रखो, सीधा एनपीए तक ही करो, ये पहले हमें परेशान मत करो। तो एमएसएमई इंडस्ट्री वांट्स द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड आरबीआई टू लिबरलाइज द एसएमए अकाउंट्स। ऐसा जब बोले तो क्या बोलना चाहता है, वो ये सब बोलना चाहता है। एग्जैक्टली वो क्या उसमें टर्म्स कंडीशन है, विल नॉट वेस्ट टाइम। लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, मान लीजिए माल्या ने जो लोन लिया उस पे ब्याज चलता था 15% और 15 साल बाद उसने चुकाना था, माल्या के मुझसे नहीं चुका पाएगा, और बैंकर कहती है तुम मौज करो, तुम्हारा इंटरेस्ट कम कर देते हैं 12%, तुम्हारा जो टेन्योर बढ़ा के कर देते हैं 20 ईयर्स, 15 फ्रॉम 15 टू 20 ईयर्स। तो ये सब जो हुआ उसे क्या कहेंगे, लोन रिस्ट्रक्चरिंग यानी कर्ज का पुनर्गठन। आपने जो भी 100 रुपए डिपॉजिट किए उसमें से 4 रुपए तो सीआर में लॉक हो गए, 18 रुपए एसएलआर में लॉक हो गए, बाकी जो पैसा लोन ने घुमाया उसमें समझो 58 रुपीस जो गए वो सब गुड लोन है, उसमें सब कमी से लोग पैसा चुका रहे हैं बैंकर को। बाकी 20 रुपए का बैड लोन है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बैंकर बेचारा परेशान है कि माल्या पैसा नहीं चुका रहा, तो मैं क्या करूं। अगर वो माल्या को ऐसा ऑफर करे कि देखो 20 रुपए तुम्हें चुकाने पर कोई नहीं, तुम सिर्फ 15 चुका दो, 5 रुपए का लॉस हो गया आपके बैंक का, करेक्ट। तो बैंकर ये कहेगा वो मैंने खुद से अपना सर मुंडवा लिया है, पर तुम इतना लेके हमको अभी निकल जाओ। तो इसे हम कहते हैं हेयर कट। तो हेयर कट का मतलब क्या, पूरा लोन नहीं चुका रहा कोई तो बैंकर कहती है मैं 5-10 या जो भी अपना लॉस थोड़ा ले लूंगा, पर तुम बाकी का लोन मुझे दे दो। लेकिन ये वन टाइम सेटलमेंट ही है, मतलब एक बार में 15 रुपए दे दो, ऐसा नहीं फिर इंस्टॉलमेंट में 5-5 रुपए बाद में दूंगा, अभी क्या भी दे दो, तो ये हम निपटा देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड हेयर कट। हेयर कट कौन ले रहा है, अपने सर कौन मुंडवा रहा है, बैंकर। मान लीजिए किसान ने लोन लिया 20 रुपए का नहीं चुका रहा है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ये कहे कि कोई नहीं, हम टैक्स पेयर के पैसों से 20 रुपए बैंक को दे देंगे, तो यहाँ बैंक का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, हेयर कट उसने लिया नहीं, लेकिन किसान का कर्जा माफ हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोन वेवर, ऋण माफी या कर्ज माफी। ये चीज अच्छी है या बुरी है, मींस का मुद्दा है, मींस के लेक्चर में जब जून महीने में पहुंचेंगे तो देखेंगे। वापस बैंक का इक्वेशन याद करें, शेयर्स प्लस बॉन्ड्स प्लस डिपॉजिट्स प्लस प्रॉफिट इक्वल एसेट्स। एसेट्स के अंदर कुछ तो स्टैंडर्ड एसेट होगी, मतलब ठीक ठाक उसमें पैसा आ रहा है, और दूसरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और ये जो भी बैड लोन्स है।
अब यहाँ पर ये जो बैड लोन्स हैं ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो बैलेंस शीट में वो तो सब दिखाएगा, जब एक्सेल शीट आप बनाओगे इस तरफ ये इस तरफ ये तो दिखाई इतना तो बैड लोन है तुम्हारा। तो अगर बैंकर अपनी बैलेंस शीट के अंदर से ये जितनी भी ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट या ऐसे बैड लोन्स है उसको डिलीट कर दे, एक्सेल शीट में डिलीट कमांड दे दे, तो क्या फायदा है? फायदा ये है कि बैंकर को टैक्स कम भरना पड़ेगा कि मेरा इतना लॉस है तो मेरे प्रॉफिट से एडजस्ट कर दो वगैरह वगैरह बोल के उसका कुछ टैक्स जो भरना है प्रॉफिट के ऊपर बैंकों को टैक्स भरना पड़ता है, जिसको कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स, उसमें उसको कुछ छूट मिल जाएगी। वो कैसे काम करता है वो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, वो और 9-10 मिनट का काम है। आपको टाइम वेस्ट करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल बलवान एकेडमी का अनस्टॉपेबल चैनल पे जाना, उधर मिल जाएगा डिफॉल्ट टैक्स एसेट और बैड लोन राइट ऑफ क्या होता है। बट इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, यूपीएससी इतना कुछ पूछने वाला है नहीं। तो बस कबूल करो कि हाँ बैलेंस शीट में जो एनपी है अगर बैंकर उसे डिलीट कर देता है तो बैंक को जो अपने प्रॉफिट पे कॉर्पोरेशन टैक्स भरना है उसमें बैंक को कुछ मदद मिलती है, फायदा हो जाता है। आपके वो तो उसका फायदा भले हुआ, उसका तो उसने अगर डिलीट कर दिया तो वो तो मालिया से पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा, नहीं मालिया से तो वो फिर भी पैसा रिकवर कर पाएगा, बैंक कैन स्टिल रिकवर इट क्योंकि उसके कुछ कानून है, सरफाइसी एक्ट है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, वो अलग चीज है। ये तो क्या टैक्स बचाने के लिए एक एक्सरसाइज है, आपके अनएथिकल है, इलीगल है तो भाई फाइनेंस मिस्टेक को लेटर लिखो, जब तक नहीं होता ये जो है उसे कबूल करो। तो लोन राइट ऑफ क्या हुआ? कर्ज माफी नहीं है। कर्ज माफी कब होती है कि जब कोई दूसरा आदमी पैसा चुका दिया, बैंकर खुद हेयर कट ले लिया, ऐसा कुछ तो यहाँ होने रहा है। बैंकर सिर्फ टैक्स बचाने के लिए बैलेंस शीट से ये एंट्री को डिलीट कर रहा है, इट इज मेरली एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज। तो कई बार ये जो न्यूज में हेडलाइन बनती है लोन राइट ऑफ हो गया, लोन राइट ऑफ हो गया, और उस पर फिर राहुल गांधी करे देखो सरकार ने कर्जा माफ कर दिया, इट इज नॉट द केस। कर्जा माफ करना अलग चीज है, जब सरकार अगर ये कह दे कि देखो टैक्स पेयर के पैसों से विजय माल्या का लॉस हम भरेंगे तो वो कर्जा माफ करना है। यहाँ लोन राइट ऑफ करने का मतलब कर्जा माफ करना नहीं है, कर्जा माफ नहीं हुआ है, वो सरफाइसी एक्ट वगैरह में रिकवर आएगा, ये तो टैक्स बचाने की एक तरकीब है, बैलेंस शीट से डिलीट करो। क्या अब 2015 में बैंकों ने मान लीजिए 100 रुपये लोन में दिए थे तो उसके अंदर 4 रुपीज एनपीए हो गया, करते करते बहुत बढ़ गया, 2018 में 11% हो गया, जितना लोन दे रहे उसका 11% तो बैड लोन या एनपीए बन रहा है। फिर अब ये धीरे धीरे कम हो गया। कम हो गया उसके दो कारण है, एक बैंकों ने लोन रिकवर कर दिया, अलग अलग काम में उसमें नोटिस भेज के कोर्ट में जाके पैसा निकाल लिया, और दूसरा उन्होंने लोन राइट ऑफ कर दिया टैक्स बचाने के लिए। लोन राइट ऑफ करोगे तो अकाउंट बुक में दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा तो इधर इकोनॉमिक सर्वे के डेटा में नहीं दिखेगा, तो क्या बोलेंगे होगी 2-3 या एनपीए प्रॉब्लम सॉल्व। एनपीए क्या है? इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी मोर देन 90 डेज तक आपने चुकाया नहीं। रिस्ट्रक्चर्ड लोन मैंने आपको बताया जब लोन इंटरेस्ट को कम कर दिया जाए, 15 साल का लोन 20 साल में चुका, वैसी बात हो। लोन रिटर्न ऑफ मैंने आपको बताया वो तो अकाउंटिंग एक्सरसाइज है टैक्स बचाने के लिए बैंकर द्वारा। तो जो 10 रुपए इधर है, 10 रुपए इधर है, 10 रुपए इधर है, तो टोटल 30, तो 30 रुपए कैश ट्रेस्ड एसेट्स, क्योंकि सब कुछ जो है ये सब कुछ कैश ट्रेस में पड़ा हुआ है एसेट है। इस पर आरबीआई का सब फ्रेमवर्क था वो सब मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि बहुत पुरानी बातें अब मुझे वो इतनी काम की लगती है। आफ्टर लुकिंग एट द पीवाईक्यूज, कोरोना में एक बार आरबीआई ने कुछ लोन मॉरेटोरियम किया था, तो ये शब्द समझना है, इतना समझते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। देखिए कोरोना में हुआ ये कि सबका जो भी बिजनेस धंधा चौपट हो गया। मान लीजिए आपने लोन लिया था और उसमें इंस्टॉलमेंट हर महीने आपका चल रहा था कि प्रिंसिपल 1000 रुपये, इंटरेस्ट 100 रुपये, ऐसा। यस आई वाज सेइंग हर महीने मान लो आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट कुछ चल रहा है, एवरी मंथ यू हैव टू पे सम 1000 प्रिंसिपल 100 रुपये इंटरेस्ट, मतलब 1100 रुपये आपको हर महीने चुकाने हैं। लेकिन कोरोना में आप चुका नहीं पा रहे, आपका बिजनेस या जॉब चला गया है। तो आरबीआई ने ये कहा कि देखो 2020 में 6 महीने के लिए मैं तुम्हें टेम्पररी सस्पेंशन देता हूँ, फ्रॉम मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 मंथ। अगर आपकी कैपेसिटी है तो लोन का इंस्टॉलमेंट भरो, अगर कैपेसिटी नहीं है तो मत भरो, बाद में भरना, मतलब माफ किया ऐसा नहीं, छोड़ दिया ऐसा नहीं, 6 महीने अभी छुट्टी दे दी बाद में तुम भर देना। तो ऐसा मॉरेटोरियम, मॉरेटोरियम मतलब सस्पेंड कर देना, उसे रोक देना टेम्पररी, उसे कहते हैं मॉरेटोरियम। तो 6 महीने तक आरबीआई ने ऐसा अलाउ किया था। इससे फायदा क्या है? देखिए आप खुद से बदतमीजी करके लोन नहीं चुकाओ 6 महीने तक, तो फिर आपका क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगा, बैंक वाला आपको नोटिस भेजेगा, आपकी संपत्ति जब्त करने का सब काम शुरू कर दे। और इसलिए आरबीआई ने ऊपर से डायरेक्टिव कि अभी 6 महीने किसी को परेशान नहीं करना है, तो दैट इज कॉल्ड लोन मॉरेटोरियम। मॉरेटोरियम मतलब टेम्पररी रोक लगा देना। लेकिन ये टेम्पररी रिलीफ थी, समझो ये 6 महीने जो आपने नहीं चुकाया पैसा, तो बाद में वो इंस्टॉलमेंट आपके बढ़ जाएंगे, फिर 1000 नहीं 2000 का इंस्टॉलमेंट चलेगा, तो वो तो अलग बात है। आगे बढ़ते हैं। लोन डिफॉल्ट या एनपीए, मान लीजिए जितना लोन लिया उसमें 10% सब चला 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 है। लोन दो प्रकार के हो सकते हैं। सपोज एक परिवार ने रिक्शा खरीदने का लोन लिया, तो उसके लिए रिक्शा एक एसेट है क्योंकि उसको वो चलाएगा, उसमें से प्रॉफिट कमाएगा, तो रिक्शा इज एन एसेट फॉर द पर्सन, तो ये तो एसेट क्रिएटिंग लोन हुआ। उसके सामने अगर आप ये आईफोन खरीदें, अगर कोई वीडियोग्राफर आईफोन खरीदे उसे रील बनाए तो वो उसका एसेट है बराबर, बना पैसे बस अपने पर्सनल यूज के लिए करे तो एसेट ना हुआ फिर। या फिर ये जो भी मैरिज के अंदर आप डीजे वगैरह बुलाएं, तो ये सब क्या है? कंजम्पशन लोन्स। अब जितना भी एनपीए बढ़ रहा है, तो एक इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसने पाया कि भारत के अंदर समझो ये जो एनपीए लोन डिफॉल्ट होते हैं एसेट क्रिएटिंग लोन के अंदर तो वो कम हो रहा है, लेकिन ऐसे जो कंजम्पशन लोन लिए जाते हैं वेकेशन में घूमने के लिए, शादी में तमाशा करने के लिए, उसमें एनपीए बढ़ रहा है। तो ये अगर हम शेप बनाए तो क्या शेप बन रहा है? ये के शेप बन रहा है। किस चीज का के शेप बन रहा है? कि हाउसहोल्ड, एक एक परिवार की जब आप बैलेंस शीट बनाओगे उसका क्या एसेट लायबिलिटी है, तो पता चले उसका ऐसा के शेप का स्ट्रेस हो गया है। के शेप का स्ट्रेस किसमें हुआ है? कि कंजम्पशन लोन का एनपीए बढ़ रहा है, एसेट क्रिएटिंग वाला तो एनपीए कम हो रहा है। हम लोग जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे फोर्थ पिलर में। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक साल में अपने देश में कितना नया नया प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी वो बात है। तो मान लो ये जो चादर है वो हमारा जीडीपी है, ये हर साल हम लोग 100 रुपये का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो फिर आप जो लोन ले, आपके देश में सब लोग मिलाकर जितना लोन ले वो कितना लेना चाहिए? 30 रुपये 40 रुपये। अगर आप 200 रुपये लोन ले लेंगे, इसका मतलब क्या भाई, इतना तो तुम्हारे देश में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा तुम लोन लेके आ गए हो या लोन लेके आ गए हो, तो इट इज अनसस्टेनेबल, ये दोबारा फट जाएगा, द बबल विल कोलैप्स। तो इसे हम क्या कहेंगे? बैंक लोन टू जीडीपी रेशियो। अब चीन में देखो कि वो 100 रुपये का उनका जीडीपी है, प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन बैंकों से लोन लेके रखा है कितना? 200 रुपये का, या जो भी उससे भी ज्यादा होने लेके, तो 200% या 300 लिया होगा, उसी सेट में देख लेना कितना परसेंटेज से रुपये में कन्वर्ट होगा। बट बेसिकली इट इज वेरी हाई रेशियो, व्हिच इज अनसस्टेनेबल, चिंता का विषय। करते करते मलेशिया भी बर्बाद है, जापान भी बर्बाद, थाईलैंड भी, यूके, ब्राजील, इंडिया के अंदर हम लोग सेफ है क्योंकि हमने जितना प्रोडक्शन किया, सामने 100 रुपये का प्रोडक्शन है तो सामने लोन कितने हुए हैं? 56 रुपीज़ के। तो आवर इकोनॉमी इज सेफ, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। तो ये जो लोन या क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो हमने क्या सीखा? ये बहुत ज्यादा हाई होगा तो ये अच्छी बात नहीं है, आपके देश में रिस्क हो रहा है। मान लीजिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड कि पिछले 10 साल का आपका एवरेज हो कि हर साल आपका ये क्रेडिट टू जीडीपी मान लीजिए 20% होता हो, और प्रेजेंट डेटा कि मान लो अभी आपने 100% हो गया है, बहुत ज्यादा ये आपने लोन टू जीडीपी हो गया है,
तो ये दोनों के बीच तो गैप है। लॉन्ग टर्म एवरेज के मुकाबले पिछले 10 सालों की औसत के मुकाबले आप इस साल आपने बहुत ज्यादा लोन लेके रखे हैं, ऐसी बात हुई। ये जो गैप क्रिएट हो गया, ये अगर गैप क्रिएट हो जाए तो ये भी चिंता का विषय है कि लॉन्ग टर्म एवरेज जो भी था आपका उससे आप बहुत ज्यादा प्रेजेंटली हाई अमाउंट ऑफ लोन लेके बैठे। तो ये जो क्रेडिट टू जीडीपी गैप है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो माइनस लॉन्ग टर्म एवरेज के मुकाबले अभी कितना ज्यादा है, उसका जो गैप है तब पाएंगे ये 2007 से पहले, 2007 याद रखना है क्योंकि अमेरिका में सबप्राइम क्राइसिस हुआ था, उससे पहले आप देखो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये गैप बढ़ा, इसका मतलब क्या कि ये पूरा गेम ही अनसस्टेनेबल था, इसके चलते बर्बादी तो आनी थी, चाहे वो वीएम या मुझे सब जो कांड हो गए। तो ये जब भी क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो में गैप हो जाए लॉन्ग टर्म एवरेज के मुकाबले प्रेजेंट ईयर में, तो ये जो पॉजिटिव नंबर आ गया 10 है इधर 25 है, तो इट इज रिस्की, क्योंकि ऐसा दिखा रहा है कि आप अपनी चादर से ज्यादा पैर लंबे कर रहे हैं, आप अनसस्टेनेबली लोन ले रहे हैं। फिर आगे बढ़े तो 2013 से लेके ये 24 तक अब ये नेगेटिव जोन में है, मतलब अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के मुकाबले प्रेजेंटली हम लोग कम लोन ले रहे हैं, औसत 10 साल में एवरेज जितना अर्जा लेते थे उसके मुकाबले अभी कम ले रहे हैं। तो नाउ अवर इकोनॉमी सेफ, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का कहना है। ये सब समझो इकोनॉमिक सर्वे में जो लेटेस्ट आया उसमें, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है कि कुछ एमसीक्यू पूछ ले। तो वी लर्न अबाउट द लोन टाइप्स, हमने ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट के आसपास की बात की। इसके बाद अब कुछ कानून पढ़ने सर पाई सी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पर, वो फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं। तब तक 5 मिनट का ब्रेक के अंदर आप ये एक वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। राइट फ्रेंड्स, आपको ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में 2020 में प्रश्न, आपको क्या लगता है? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। हयात, डॉक्टर हर्ष, प्रिया, संदीप, कशिश, दीपिका, राहुल, आर्यन, रवि, दुष्यंत, पटेल, अर्जुन, शिवा, गोमती, मयूरेश, कृष्णा, जयहिंद, कोमल, मधुकर, राजेश्वर, हर्षित, विक्रांत, अशोक, लकी, विक्रम, मिथिलेश, धनराज, रूही, प्रियंका, प्रीति, राजीव, रविंद्र, रौनक, ऋषिका, नंद, अनिल, रेणुबा, शुभम, ईशा, अल्फ्रेड, अभिषेक, शुभम, ईशा, मानसी, सहेली, अमर, उज्जवल, राहुल, अमन एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए पहले तो आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन क्या था कोऑपरेटिव बैंक के अंदर? स्टेट लेवल का, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसे हम कहते थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और नीचे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये इधर गया। स्टेट का कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और नीचे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और मैंने आपको बताया था कि ऊपर नाबार्ड वगैरह संस्थाओं से पैसा आएगा स्टेट लेवल के बैंक में, उसमें से डिस्ट्रिक्ट लेवल के बैंक में, उससे नीचे ये विलेज लेवल की सोसाइटी में पैसा जाएगा। तो यस, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि नीचे गांव में जो सोसाइटी है उसको पैसा दो, सो दैट इज करेक्ट। अब तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि बराबर नीचे लोन देना है। पहला क्या बोला है? ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और आरआरबी के मुकाबले भी ज्यादा लोन में पैसा देते हैं। मतलब वो ऐसा है, इधर ये जितने कमर्शियल बैंक है एसबीआई, एक्सिस वगैरह, वो 1 रुपए का लोन दे रहे हैं। इस साइड जो रीजनल बैंक है वो भी 1 रुपए का लोन दे रहे हैं, और ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से ये 3 रुपए का या 300 करोड़ का लोन दे रहा है। मतलब ऋतिक रोशन से अच्छा एक्टर और डांसर अर्जुन कपूर है, ट्रम्प से ज्यादा पावर और पैसा जेलेंस्की के पास है, ऐसी बातें कर रहे हैं। ये तो गलत हुआ ना। इस साइड ज्यादा तो लोन का पैसा घुमाते होंगे गांव में क्वांटिटी के हिसाब से, तो इनके खुद के बांधे ऊपर नाबार्ड से पैसा तो लेके आते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट, एंड देयरफॉर द आंसर इज ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका एग्जैक्ट डेट आपके पास ना हो तो भी अगर आपको क्लासिफिकेशन की समझ है, टाइप्स ऑफ बैंक की समझ है, तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले से और भी क्वेश्चन है, वो दूसरे ब्रेक में देखेंगे। अब वापस आते हैं, हम लोग समझ रहे थे लोन के टाइप्स देखे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट और उसके आसपास की टर्मिनोलॉजी देखी। अब समझते हैं ये सरफाई एक्ट, आईबीसी कोड, ये सब क्या है। देखिए 70 और 80 के जमाने में ये जितने बिजनेसमैन थे बैंकों से लोन लेंगे और चुकाएंगे नहीं,
और कोर्ट में वो तो केस चलता रहे, कोई कुछ हमारा उखाड़ नहीं सकता। ऐसा चल रहा था। फिर नरसिम्हम कमेटी बनी 90s के ज़माने में। उसने कहा एक अलग जात के स्पेशल कोर्ट्स बनाते हैं, जहाँ पर सिर्फ बैंक लोन डिफ़ॉल्ट की केस चले। उसे हम कहेंगे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी डीआरटी। ऐसा 90s के ज़माने में शुरू में करवाया। फिर आप जानते हैं नरसिम्हम कमेटी दूसरी बार भी बनी 97 के आस-पास। तब उसने पाया कि जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, उसमें पावर कम है, उसको और पावर देने की ज़रूरत है। तो कानून बनाओ, सरफासी एक्ट। वो उसने सजेस्ट किया, उसके बाद साल 2002 में बनेगा। तो सरफासी एक्ट, इट इज़ मेंट टू स्ट्रेंथन द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। उसका फुल फॉर्म हमें याद नहीं रखना है, सिवाय के बैंक की एग्जाम की तैयारी करें। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट वगैरह। ये सरफासी एक्ट जो बना साल 2002 में, उसके कुछ आपको फीचर्स याद रखने हैं। एक, खेती-बाड़ी के लोन पे नहीं लगता, क्रेडिट कार्ड वगैरह में नहीं लगेगा, क्योंकि वो सिक्योर्ड लोन नहीं है। सिक्योर्ड लोन मतलब जिसमें कोलेटरल कुछ गिरवी रखा हो, या जिसे मॉर्गेज लोन भी कहते हैं। तो गिरवी आपने रखा है कुछ चीज़, ऐसे लोन पर ही ये लगता है। यहाँ पर कानून का मेन प्रोविजन ये है कि बिना कोर्ट से कुछ ऑर्डर लाए सीधा ही बैंक वाला आपकी संपत्ति जब्त कर सकता है, उसकी नीलामी कर सकता है। तो द लेंडर कैन अटैच द एसेट्स विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर। और ऐसी जो मतलब माल्या ने लोन नहीं चुकाया और गिरवी रखा अपना प्लेन और ऑफिस बिल्डिंग, तो एक्सिस बैंक उसको टेक ओवर कर सकता है। ऐसा टेक ओवर अटैच करने के बाद दो ऑप्शन है। पहला, एक्सिस बैंक उसकी ऑप्शन या नीलामी करा दे, या दूसरा कि अगर कंपनी को टेक ओवर कर दिया तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज करके दूसरे लोग को बिठा दे और फिर पूरी कंपनी चलाए, ये भी उसको पावर है। तो दैट इज सरफासी एक्ट। अब मान लीजिए कि माल्या के 100 करोड़ के प्लेन्स एक्सिस बैंक ने अटैच किए और भारत के अंदर बाकी जो भी जेट एयरवेज, एयर इंडिया, विस्तारा, इन सबको ऑप्शन यानी नीलामी में बेचने की कोशिश करे। तो मान लो बाकी जितने एयर इंडिया वाले ने हमको नहीं चाहिए, तो मतलब दूसरा मॉडल हमें नहीं जमेगा, हमारे पास ऑलरेडी इनफ एरोप्लेन्स हैं। तो एक्सिस बैंक परेशान हो जाएगा कि ये तो मैं नीलामी करना चाहता हूं, पर कोई मिल नहीं रहा है। और मैं सिंगापुर या जापान में तो किसी एयरलाइन कंपनी को जानता नहीं कि ये सब माल उसको बेच दो, क्योंकि ये मेरा रोज का काम नहीं है। एक्सिस बैंक का रोज का काम ये नहीं है। तो देन व्हाट दे शुड डू, किसी और को दे दो ये, जो आगे इसको संभाल ले। तो ऐसे जो और को दे दो उसे कहते हैं हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। जैसे अनिल अंबानी की एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, असल में ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। मतलब समझो 100 करोड़ का प्लेन है, एक्सिस बैंक ने अटैच किया, मतलब उसको कोई कस्टमर ही नहीं मिला इसको चिपकाने के लिए, तो सकता है वो 80 करोड़ में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दे। फिर वो अनिल अंबानी का नेटवर्क होगा, तो सिंगापुर या जापान की किसी एयरलाइन को बेच देगा, मान लो जो भी 85 करोड़ में, और उसे 5 करोड़ का फायदा हो गया। तो दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब कुछ लोग इधर भावुक हो जाते हैं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसा सब कबाड़ी क्यों खरीदेगी बैड लोन पेपर। तो कोई पिस्तौल नहीं दिखा रहा है, अनिल अंबानी को विश्वास हो कि मैं इसको आगे बेच दूंगा मोटे भाव में, तो वो खरीद लेगा। तो फिर एक्सिस बैंक ने खुद जापान जाके प्लेन क्यों नहीं बेचा। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। आपके घर ये जो न्यूज़पेपर आते हैं, रद्दी में आप बेचते हैं, ये रद्दी वाले को 5 रुपए में, तो वो क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उसकी उम्मीद होगी ना कि मैं आगे 8 रुपए में ये रिसाइक्लिंग कंपनी को बेचूंगा, जो असल में 25 किलोमीटर दूर होगी आपके घर से। तो बाबू सुनो का ये प्रश्न होगा, तो फिर ये 8 रुपए अगर रद्दी के मिलते हैं तो हम सीधा 25 किलोमीटर गाड़ी चला के जाएंगे ना रिसाइक्लिंग की कंपनी में, तो भाई 100 रुपए का तो पेट्रोल लगता है, तो आपका नुकसान हो जाएगा 8 रुपए की रद्दी बेचने गाड़ी में भर के गए तो। इसलिए हर एक के अलग अलग काम है, तो कोई क्यों कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा होगा तो करता होगा। बैंकर खुद क्यों नहीं कर रहा है, उसको नहीं हो रहा तो नहीं कर रहा होगा। कोई किसी को समझो इकोनॉमिक पिस्तौल नहीं दिखा रहा है, जो पिस्तौल है वो इनविजिबल हैंड है, ये प्रॉफिट लॉस और प्राइस का। आगे बढ़ो। हाँ, तो हमने क्या सीखा सरफासी एक्ट में, ये बैंक वाले सब टेक ओवर कर सकते हैं। अब ये जो पावर है ऐसा टेक ओवर अटैच करने का, वो किसको मिला है? तभी जाके बैंकों को मिला है, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक सबको मिला है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को मिला है, जैसे ये डीएचएफएल वगैरह। फिर कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को भी मिला है। शर्त है कि दो बात हो, पहला, जो एनबीएफसी ने सब लोन में घुमाया वो एसेट साइज 100 करोड़ या उससे ज्यादा की हो। हाँ, मतलब एनबीएफसी की खुद की जो एसेट साइज है पूरे धंधे की वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो। जो उन्होंने लोन दिया है वो एटलीस्ट 20 लाख का उन्होंने लोन दिया हो, तो बजाय 300 रिलायंस कैपिटल, ये सब लोग को भी ऐसे पावर मिले। तो हमें इतना एग्जैक्ट भी टर्म्स कंडीशन याद नहीं रखनी, सफिशिएंट टू नो कि ऑल टाइप ऑफ बैंक्स एंड सम टाइप ऑफ एनबीएफसीज आर एलिजिबल टू एक्सरसाइज द पावर्स अंडर सरफासी एक्ट। अगर बैंकों को और चुनिंदा एनबीएफसी कंपनियों को ये सब अधिकार मिले, तो फिर तो वो तो भाई आपको जीना हराम कर देंगे। तो सामने जो बॉरोवर है उसको भी कुछ सुरक्षा प्रोटेक्शन राइट्स मिलने चाहिए। तो हाँ, सरफासी एक्ट में जो बॉरोवर है उसको भी कुछ अधिकार तो दिए गए। मान लीजिए माल्या ने जो लोन चुकाना बाकी है 5 करोड़ का, उसका बंगला मान लो 6 करोड़ का, तो फिर बैंक उसको अटैच कर सकते हैं जब हाँ, कुछ अधिकार माल्या के पास भी है। पहला 60 डेज का नोटिस देना पड़ेगा नीलामी से पहले। उसकी बात की सुनवाई का उसको अधिकार होगा कि मेरी बात सुनी जाए, राइट टू बी हर्ड, नॉट इज राइट टू इंश्योर फेयर वैल्यू। मतलब 6 करोड़ का बंगला अटैच किया और एसबीआई कहने नहीं ये तो 5 रुपए का ही है, ऐसा वो नहीं कर सकते। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से नीलामी करनी चाहिए। राइट टू बैलेंस प्रोसीड, मतलब मान लो 6 करोड़ का बंगला अटैच किया और नीलामी में 6 करोड़ मिले, जबकि बकाया तो 5 करोड़ ही था। तो एसबीआई ने एक्स्ट्रा 1 करोड़ जो मिल गया है वो माल्या को लौटाना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा चीजों, क्योंकि लोन का बकाया उससे ज्यादा महंगा बंगला है, तो फिर जो बेच दिया तो पैसा इसको थोड़ा वापस करना पड़ेगा। लास्टली राइट टू ह्यूमन ट्रीटमेंट, मतलब सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद आप उसके घर लोन रिकवरी एजेंट नहीं बेच सकते, उसको परेशान नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सब याद नहीं रखना है, बट सफिशिएंट नो कि सरफासी एक्ट में ऐसे भी पावर्स हैं। आजकल के यूपीएससी को खुजली मची है, सब बीकॉम अकाउंटेंसी टाइप का कुछ बार पूछते हैं, सो यू नीड टू हैव लिटिल बिट ऑफ आईडिया कि हां भाई ऐसा सब है। अब अगर ये जो सरफासी एक्ट में किंगफिशर का प्लेन या ऑफिस जब्त हो रहा है, तो माल्या इस प्रोसेस को रोकने के लिए क्या कर सकता है? उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा, स्पेशल जाके कोर्ट में जाना पड़ेगा, व्हिच इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी। लेकिन फिर हर फालतू आदमी आके कोर्ट में टाइम वेस्ट नहीं करे, इसलिए डीआरटी में रूल्स बनाए कि माल्या अगर इधर पिटीशन डाला है तो उससे पहले 12,000 से 1.5 लाख रुपए की फीस भरो, वो डिपेंड करता है क्या लोन टाइप है, क्या कितना अमाउंट है, तब उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। मान लीजिए उधर भी माल्या हार जाए केस, तो वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, इसके ऊपर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल डीआरटी। लेकिन वहां फिर और सख्त कंडीशन होगी कि हम तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, उससे पहले जितना भी लोन बाकी है 5 करोड़, तो उसका 50% 2.5 करोड़ तुम हमारे पास इधर रखो, फिर हम तुम्हारी बात सुनेंगे। इससे क्या होगा, जो फालतू लोग हैं वो कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करे और बैंकर की धनाधन प्रॉपर्टी अटैच करे और जाके उसकी नीलामी कर दे। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सरफासी एक्ट। अब यहाँ ये सब नंबर याद नहीं रखने की कितना 12,000 की 50% है, हमें ये याद रखना है कि ऐसी फीस क्यों रखी है ताकि हर आदमी फालतू में केस नहीं करे। अब ये तो बेस्ट कानून है, बट देयर आर सम चैलेंजेस। आप जानते हैं कोरोना के बाद बीच में एक ऐसा समय आ गया कि होटल टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। अब मान लीजिए किसी ने उत्तराखंड में होटल चालू किया था, 10 करोड़ का लोन चुकाना बाकी है, तो सरफासी एक्ट में क्या कोई रियायत देंगे? नहीं, ठीक है तुम बाद में करो, 3-4 साल रुकने दो, कोरोना से रिकवरी आने दो, फिर तुम नहीं, वो सरफासी एक्ट के अंदर कोई डील है नहीं। वो तो सीधा कहेगा ठीक है इतने दिन नहीं चुकाया तो पकड़ो इसका होटल और बेच दो। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि कोरोना के बाद एक तो वैसे भी टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री डाउन हो, तो कोई आपको बिडिंग में नीलामी में दूसरा आएगा नहीं खरीदने के लिए, तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ भी मुश्किल से बैंक रिकवर कर पाए, क्योंकि बिडिंग में नीलामी में कोई हिस्सा नहीं ले रहा है या बहुत कम लोग आ रहे हैं। और दूसरा ये होटल जो बंद हो जाए मान लो, तो फिर ये जो स्टाफ है उसकी नौकरी चली जाएगी। यहाँ पर कोई आर्बिट्रेशन यानी मानवली मध्यस्थता, कॉम्प्रोमाइज का कोई स्कोप है ही नहीं, क्योंकि कानूनी इनका ऐसा हार्टलेस है। वरना ऐसा भी तो सॉल्यूशन निकाल सकते थे कि अच्छा ठीक है 10% इंटरेस्ट नहीं चुका पाते, तुम 8% चुकाओ, 12 साल का लोन है कोई नहीं, 15 साल बाद तुम धीरे-धीरे 15 साल में चुकाओ, 3 साल का आपको और ब्रीदिंग रूम देते हैं। ये सब की प्रोविजन सरफासी एक्ट में नहीं है। इस कारण से फिर नया कानून बनता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, जिसमें ऐसा सब कॉम्प्रोमाइज की स्कोप है। तो सरफासी एक्ट में प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो ये सब लिक्विडेशन ऑक्शन में अच्छा भाव नहीं मिला तो तकलीफ हो जाएगी।
कुछ ऐसे बिजनेस है कि उसमें ऑप्शन करो तो आपको सूटेबल बायर भी नहीं मिले, उत्तराखंड में होटल बनाए और दूसरा कोई बायर ही नहीं मिले। यहाँ पर लोन रिस्ट्रक्चरिंग का कोई स्कोप नहीं है। चौथा, मैंने आपको बताया डीआरटी और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, यहाँ पर माल्या जा सकता था और मैंने आपको बताया फी है ताकि फालतू के लोग कंप्लेन लेके नहीं आए। पर माल्या इज अ यूनिक एग्जांपल। उसकी एक और कंपनी है यूनाइटेड ब्रूअरी या कुछ, जिससे वो बियर बनाता है, तो उसके पास पैसों की तो कमी है नहीं। तो 12,000 की फी बनी, 1.5 लाख की बनी, तो उसका उससे ज़्यादा उसका खर्चा होगा, वो दे देगा। फिर ये केस जो है यहाँ पर 3-5 साल तक चलते रहेगा, क्योंकि जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है वहाँ पर जितना भी जज और स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है, अंडर स्टाफ है। तो वहाँ पर वो 3-5 साल तक केस चले, क्योंकि हियरिंग ही नहीं होगा, जज कम है और एप्लीकेशन ज़्यादा है। मान लो उधर फिर भी आ जाए तो ऊपर की अपील में जाने वहाँ पर भी वैसे ही सब लटका के रखेगा। तो ये जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और अपील ट्रिब्यूनल है, दे आर अंडर स्टाफ्ड, ये सालों तक चलता है। तब तक मान लीजिए ये प्लेन आज 1 साल पुराना है और इसकी वैल्यू 50 करोड़। अब 5 साल तक अगर ये केस चलता रहे तो ये प्लेन का तो कुछ यूज नहीं हो सकता, या बैंक उसको बेच नहीं सकता, तो फिर बेचेगा तो हो सकता है कुछ पैसा मिले नहीं, 5 करोड़ ही मिले। क्योंकि आप जानते हैं गाड़ी जितनी पुरानी हो जाए, मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है, इरोजन ऑफ द एसेट वैल्यू, तो बैंकर का और लॉस होता रहेगा जितने दिन ये केस लटकता रहेगा। ये सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए सरकार ने सोचा देखो सरफाई एक्ट चालू रखो, लेकिन एक और कानून भी बनाते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। तो दैट इज द नेक्स्ट थिंग। तो हमने लोन के टाइप देखे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के सब हम समझे, सरफाई एक्ट समझा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो नया कानून बनाते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी। आईबीसी में ऐसा है, देखिए ये सब लोगों को लागू नहीं होता है। अगर जो बॉरोवर है उसने बिजनेस लोन लिया है धंधा करने के लिए, और वो भी 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का लोन लिया, तभी ये केस इसमें रजिस्टर होता है और वो चुका नहीं रहा है। मान लीजिए उसने यहाँ पर भी सिंडिकेटेड लैंडिंग जैसा हो कि 30 लाख रुपए उसने एक्सिस बैंक से लिए हो, 70 लाख रुपए उसने बैंक ऑफ बड़ौदा से लिए हो, तो ये सब लोग का पैसा फंस गया है। हाँ, तो वो क्या करेंगे, वो इसकी फरियाद करेंगे कोर्ट में और फिर ये केस शुरू होगा। ये शुरू होगा तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, लॉयर होता है, ये सब क्या है, फ्रीलांस प्रोफेशनल अपनी सेवाएं अलग अलग लोगों को देते हैं। तो ऐसा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है जिसने इसका कोर्स किया होता है, एग्जाम दिया होता है, सर्टिफिकेट लिया होता है, उसको अपॉइंट करेगा कोर्ट कि तुम अब इसका निपटारा करो। बस तो फिर ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, वो अप्रोच करेगा बॉरोवर को और वो एक प्लान बनाने की कोशिश करेगा कि चलो ठीक है तुम्हारा लोन का ब्याज कम करा देते हैं, तुम्हारे लोन का टेन्योर बढ़ा देंगे, 12 ईयर्स नहीं 15 ईयर्स में धीरे धीरे चुकाना। या तीसरा कि तुम्हारे लिए कोई नया बिजनेस पार्टनर ढूंढ के लाते हैं कि तुम्हारे जेट एयरवेज बर्बाद है, चलो हम स्पाइस जेट के साथ तुम्हारा कोई मर्जर हो सकता है, कुछ ये एक्सप्लोर करते हैं। ऐसा सब प्लान बनाया जाएगा। प्लान जो भी बनाया जाएगा वो अल्टीमेटली इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा के पास लेके जाएगा। अगर ये लोग अप्रूव करते हैं तो फिर तो मैटर सॉल्व हो गया, समझौता हो गया। मान लीजिए ये लोग रिजेक्ट कर दे, लैंडर्स कमिटी ऑफ क्रेडिटर रिजेक्ट कर दे, तो फिर इस जो भी ये बिजनेस है उसकी नीलामी होगी, ऑक्शनिंग होगी और सब अपना पैसा निकालेंगे ऑक्शनिंग से। अब यहाँ मान लो 2 लैंडर्स हैं, मैंने आपको बताया एक्सिस बैंक ने 30 लाख दिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 70 लाख दिए, तो वोटिंग पावर क्या होगा, एक वोट नहीं। यहाँ जिस व्यक्ति ने ज्यादा लोन दिया है उसका वोटिंग पावर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर ऐसा वोटिंग पावर 100% है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का वोटिंग पावर एक्सिस बैंक के मुकाबले ज्यादा होगा। तो जो भी प्लान लेके आए अगर बैंक ऑफ बड़ौदा उसे रिजेक्ट करे तो फिर ये पास हो नहीं पाएगा। तो दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। अब इसके अंदर कौन जाके एफआईआर या जो भी कंप्लेन कर सकता है, तो जिसने लोन दिया वो कंप्लेन कर सकता है, सीधी सी बात है। तो लोन देने वालों के 2 टाइप यहाँ पर क्लासिफाई किए गए, बैंक एनबीएफसी जैसे बजाज फिनसर्व आईएलएफएस वगैरह, बॉन्ड होल्डर मेरे आपके जैसे लोग जिन्होंने अगर इस कंपनी का बॉन्ड खरीदा, होम बायर्स, मान लीजिए आपने ये ओबेरॉय या जो भी गोदरेज रियल एस्टेट कंपनी से फ्लैट बुक किया हो, तो आपने तो एडवांस में दे दिया पैसा जो भी 50 लाख 1 करोड़, तो एक प्रकार से उसे भी यहाँ पर कानून में ऐसा लिखा कि इनको भी हम फाइनेंशियल क्रेडिटर मानेंगे कि उन्होंने एक प्रकार से लोन दिया उस पार्टी को और बदले में उसने चुकाना है आपको मकान डेवलप करके। तो दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ये लोग भी जाके केस कर सकते हैं, जवाब यहाँ केस कर सकते हैं। फिर कुछ होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, किंगफिशर या स्पाइसजेट अपने ये पायलट एयर होस्टेस को सैलरी नहीं दे रहा है, तो एक प्रकार से ये भी इनका ड्यूज है, बकाया है, तो अब ये सबको भी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स माना जाएगा, वो लोग भी जाके केस कर सकते हैं। तो कंपनी के सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉई जिनका बकाया पैसा कंपनी ने नहीं दिया, तो होम कंपनी वाज मनी, तो ये सब ऑपरेशनल क्रेडिटर भी जाके जो भी आप उसको बिनो एफआईआर कर सकता है। तो आईबीसी कोड के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब समझो बैंक वाले, क्या वो उसकी कंप्लेन कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये सब पायलट एयर होस्टेस वर्कर्स, ये सब ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, वो लोग भी कंप्लेन कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कमिटी बैठती है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, वो लोग रेजोल्यूशन प्लान पे वोटिंग से तय करते हैं कि आगे क्या करना है। तो उधर फाइनेंशियल क्रेडिटर बैठ सकते हैं, हाँ, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स नहीं बैठ सकते, उनको ये लीगल पावर नहीं है। लेकिन कंप्लेन पर दे कैन नॉट सिट इन द कमिटी, कमिटी में तो ये सब बैंक वगैरह वाले बैठेंगे, वो जो भी डिसीजन आएगा फिर उस डिसीजन के हिसाब से इनका सैलरी चुकाना है, कॉन्ट्रैक्टर का पैसा चुकाना है, दैट विल बी सेटल्ड। तो पूरी प्रोसेस क्या है, तो फिर लेट अस रिकैप। बॉरोवर है, उसने 1 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन लिया है, बिजनेस लोन, बैंक का वो लोन चुका नहीं रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी नहीं चुका रहा है, तो ये सब लैंडर्स हो गए, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, इनमें से कोई भी जाके कोर्ट में केस कर सकता है। कोर्ट में जा सकता है मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा सकता है, जिसको हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इस स्टेज पर पहली सुनवाई होगी। अब यहाँ पर ये जो भी केस फाइल हुआ तो विदिन 14 डेज ये जो कोर्ट है यस या नो में बोल देगी कि हाँ ये केस आगे चलाने लायक है या नहीं, तुम फर्जी केस लेके आओ इधर से, विदिन 14 डेज वो डिसीजन लेगा यस या नो में। अब मान लो केस अप्रूव हो गया कि हाँ करो इसकी तहकीकात या प्रोसेसिंग, तो फिर ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर जैसा है, वो इन दोनों के बीच सेटलमेंट कराने की कोशिश करेगा, और सेटलमेंट नहीं हो पाया तो इस जो भी कंपनी है उसकी फैक्ट्री मशीन एसेट्स हैं उसका लिक्विडेशन हो जाएगा। तो दैट इज द आईबीसी कोड। अब यहाँ पर अपील में जाना हो तो उसका स्ट्रक्चर है, हालांकि स्ट्रक्चर मुझे बहुत काम का लगता नहीं, लेकिन कुछ लोग पता नहीं कि वकील बन जाते हैं, इसकी पंचायत में आ जाते हैं, तो उनकी तसल्ली के लिए मैंने आपके हैंडआउट में दिया है। बेसिकली ऐसी बात है कि अदानी कंपनी है तो उसके लोन नहीं चुका रहा है, तो उसका फर्स्ट केस किया जाए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मतलब वो कंपनी एक्ट में बनाया गया अलग कोर्ट है, उधर जो जिसको भी तकलीफ है तो ऊपर के लेवल पे जाना है तो नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल है, वो भी कंपनी एक्ट में बनाई गई है। उसके भी ऊपर जिसको जाना है तो सीधा आपको जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट में। इंडिविजुअल बिजनेसमैन ने लिया है तो उसका डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और वगैरह, बट इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। अब कुछ लोग कहें ये सब तो चलो ठीक है, और आईबीसी कोड तुम बोल रहे हो कि ये 2016 में बना, तो सरफासी एक्ट है वो तो जो भी 2002 में बना, तो दो कानून क्यों है? देखिए दोनों के मोटिव्स अलग है। आईबीसी कोड सबके लिए नहीं है, ये 1 करोड़ या उसके ऊपर वाला बिजनेस लोन हो तब लगता है। सरफासी तो ऐसा कि आपने भी होम लोन लिया तो भी वो तो लग जाएगा, भले आपका होम 25 लाख का हो। दोनों के मोटिव्स अलग है। दूसरा आईबीसी कोड ऐसा है कि उसमें जो बॉरोवर है वो कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हो तब की बात है। विजय माल्या जैसा निर्लज व्यक्ति हो कि नहीं मुझे तो बात भी नहीं करनी, चुकाना भी कुछ भी नहीं, तो फिर उसको तो डंडा ही मानना पड़े, तो डंडा मानने के लिए क्या है? सरफासी एक्ट। आप समझिए जो आईबीसी है इट इज फॉर दोज हु आर विलिंग टू कोऑपरेट एंड नेगोशिएट एंड सेटल। माल्या के नहीं मुझे चुकाना ही नहीं, ₹1 नहीं चुकाना है, तो उसके साथ क्या सेटलमेंट, तो उसको तो सीधा डंडा पड़ेगा, इसका सरफासी एक्ट का जिसमें उसकी ये प्लेन और प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। अब दो शब्दों को समझो, एक होता है इंसॉल्वेंट जिसके पास पैसा नहीं है, लोन लेके रखा है पर पैसा चुकाने को नहीं। दूसरा होता है विलफुल डिफॉल्टर। मैंने आपको बताया माल्या की यूबीएल कोई कंपनी है जिसके अंदर ये बियर बनाता है, किंगफिशर वगैरह, और दूसरी उसकी एरोप्लेन कंपनी थी। तो बियर कंपनी में तो उसके पास पैसा है तो वो इच्छा हो उसकी तो वो चुका सकता है, ये एयरलाइन कंपनी का पैसा पर वो नहीं चुकाता है, तो वो एक विलफुल डिफॉल्टर है, इरादतन उसको वो बकायदार है। तो आईबीसी कोड का रेजोल्यूशन उसके लिए हो सकता है, हो ही नहीं सकता, ही इज नॉट एलिजिबल। जो इंसॉल्वेंट व्यक्ति है कि चलो 100 करोड़ चुकाने मेरे पास 80 करोड़ कम पड़ रहा है, तो उसके साथ कुछ नेगोशिएशन हो सकता है इफ ही इज विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज।
हावेवर अगर ऐसा इंसॉल्वेंट व्यक्ति जो है उसका लोन अकाउंट 1 साल से ज़्यादा के लिए एनपीए कैटेगरी में है और लोन का पार्शियल अमाउंट भी 100 करोड़ का 10 करोड़ भी चुकाने की उसकी औकात नहीं, तो उसका भी कुछ रेजोल्यूशन नहीं हो सकता, उसको भी भगा देंगे कि तुम्हारा सीधा सरप्राइज एक्ट में अटैचमेंट यानी नीलामी होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं पॉलिटी में। जो ये आपको एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट कोई इलेक्शन लड़ना है, तो उसमें शर्तें होती है कि मिनिमम तुम्हारी इतनी एज होनी चाहिए, तुम भारत के सिटीजन होने चाहिए। फिर एक भी होना चाहिए कि इनकेपेबल मतलब वो मानसिक रूप से मंदबुद्धि नहीं होना चाहिए, साउंड उसका माइंड होना चाहिए और वो एक सॉल्वेंट पर्सन होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर ऐसा कोई लोन चुकाने की कैपेसिटी ना हो, ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति को अगर बैंक डिक्लेयर करे ये आदमी इंसॉल्वेंट है, तो ना तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, ना वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, तो फिर उसको नौकरी से निकाल देंगे। बट व्हाट अबाउट द विलफुल डिफॉल्टर? क्योंकि देखो विलफुल डिफॉल्टर सॉल्वेंट तो है, उसके पास पैसा तो है, वो बस चुका नहीं रहा है। तो क्या वो इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं? अब यहाँ तकलीफ है। जब संविधान बनाया गया तो उनको कल्पना नहीं थी ऐसे भी निर्लज लोग आएंगे। तो उधर तो ऐसी स्पेसिफिक बात नहीं है। तो स्वाभाविक इनके जो वकील है वो कोर्ट में ऐसा नहीं, ही इज केपेबल ऑफ फाइटिंग द इलेक्शन। तो बैंकर्स का एसोसिएशन है वो क्या चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसा नोटिफाई कर दे कि विलफुल डिफॉल्टर चुनाव नहीं लड़ सकते। परंतु पता नहीं इलेक्शन कमीशन ऐसा है कि वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, हाँ भी नहीं, ना भी नहीं। तो कुछ-कुछ बार ऐसी कंट्रोवर्सी चलती है, हालांकि हमारे लिए इतनी काम की नहीं है। तो कॉन्क्रीट आंसर क्या है, वो चुनाव लड़ सकता है कि नहीं? तो वो सब अपने काम का नहीं भाई। वर्ड बाय वर्ड जाओ तो विलफुल डिफॉल्टर ऐसा शब्द ही नहीं लिखा है, तो वो कहे कि तुम ये तो चुनाव लड़ सकता है। ये जो माल्या है इसने 2012 से लोन चुकाना बंद कर दिया जबकि उसके पास पैसा था। तो 5 साल बीते तब मीडिया में एक्सपोज हुआ, सब हाहाकार मचा, तब 2017 में एसबीआई का लंच ब्रेक खत्म हुआ और उन्होंने कहा ये माल्या विलफुल डिफॉल्टर है। 5 साल तक वो मौज करता रहा। तो आरबीआई ने कहा देखो अब से ऐसा नहीं चलेगा, जैसे ही कोई अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो गया फिर उसको ऑब्जर्व करो और एनपीए डिक्लेयर होने के 6 महीने के भीतर ही आप डिक्लेयर करो कि ये आदमी विलफुल डिफॉल्टर है या नहीं है। इतना 5-5 साल तक लटका के इसको मौज मत कराओ। मान लीजिए माल्या ने 100 रुपए का लोन चुकाना बाकी है। बैंकर कहे चल भाई माफ कर दे हमको 90 रुपीस तो दे दे, लेकिन एक बार में 90 देना, फिर ऐसा नहीं कि 15 रुपए ऐसा इंस्टॉलमेंट नहीं चले, एक बार में तू 90 दे दे, मेरा 10 रुपए का लॉस हो गया तो मैं अपने बाल मुंडवा रहा हूँ, हेयर कट है या कॉम्प्रोमाइज है, ये मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया। तो वन टाइम में पूरा बकाया पैसा चुका देना है, वो क्या हुआ हेयर कट या कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। लेकिन ये क्या नहीं इंस्टॉलमेंट में चुका देना कि 100 चुकाना है, तुमने चुका भाई 90 चुका, पर इंस्टॉलमेंट में 10 रुपए ऐसा चुकाओ। तो वो एक प्रकार का लोन रिस्ट्रक्चरिंग है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग है। माल्या एक विलफुल डिफॉल्टर है, तो इसको ये सब की परमिशन नहीं होगी। उसको तो पूरा पैसा लेना चाहिए, उसे उसको ऐसा डिस्काउंट नहीं देना चाहिए कि 100 नहीं चुका दे 90 चुका दो, क्योंकि उसके पास 100 चुकाने को है, ही इज अ विलफुल डिफॉल्टर। लेकिन आरबीआई ने 2023 में माल्या को मौज करवा दी कि देखो तुम ये सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज में भी एक बार में अगर चुका देते हो 90 तो तुम चुका दो, तुम्हारा सब माफ है। इंस्टॉलमेंट में तुम नहीं चुका सकते, इंस्टॉलमेंट में चुकाना है तो पूरा 100 चुकाओ, बट एक बार में डिस्काउंट के साथ तुमको करना है सेटल तो कर लो, वी आर अलाउइंग दिस। अब आप सोचिए मैं और आप इंस्टॉलमेंट नियमित भरें तो हमें कोई छूट नहीं है, ये आदमी 5 साल तक सब मौज करे और उसके बाद भी उसको ऐसी छूट मिले कि तुम अभी 100 भी नहीं 90 चुकाओ तो भी तुम्हें सब माफ है। तो इसकी काफी आलोचना हुई। ये तो ऑनेस्ट लोन पे है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, तुम ईमानदारी से करो तो सारे नियम कानून तुमको है, ये सब निर्लज लोग हैं तो इनको सब माफ है। आरबीआई का अपना तर्क क्या है कि देखो जो भूत भाग गया तो कम से कम उसकी चोटी अपने हाथ में आ गई, वो भी बड़ी बात है। कि पूरा तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं, वैसे भी 100 रुपए तो 90 मिले तो 90 भी सही, इट इज बेटर देन नथिंग। अपनी एग्जाम के लिए काम का है नहीं, तो फिर बताया क्यों? क्योंकि ये जो इंडियन एक्सप्रेस है स्वाभाविक है, माल्या इज द पोस्टर बॉय ऑफ ऑल द लोन डिफॉल्टर्स, तो उसका कुछ भी चलता है, बड़ी बड़ी एक्सप्लेन सीरीज आती है तो कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जबकि बात में कोई दम है नहीं, जो था वो मैंने आपको बता दिया। आप मान लीजिए लोन लेने गए कि मुझे बंगला चाहिए 5 करोड़ का, तो बैंक लोन पास भी कर सकता है अगर आपका जो भी सैलरी और सब इनकम इतना बढ़िया हो। लेकिन मान लीजिए आप बड़ी लोन मांग रहे हैं लेकिन आपकी मतलब पूरी जो जितना बिजनेस का इतना आपका स्कोप दिखता नहीं है, या फिर कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर जो कल हमने पढ़ा था वो कम है, तो बैंकर कहेगा तुम एक गारंटीटर लेके आओ, जमानतदार लेके आओ, जो ये कहे कि देखो मेरा फ्रेंड अगर ये लोन नहीं चुका पाता तो मैं चुका दूंगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे गारंटीटर, गारंटीटर। हाँ, तो गारंटीटर की फुल लायबिलिटी रहती है। ऐसा कुछ कोर्ट में जजमेंट आया बीच में कि मान लो बोरोवर ने तो नहीं चुका है, तो उसका दोस्त जो गारंटीटर बना था, तो बैंकर फिर उस गारंटीटर की प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकता है, क्योंकि तुम गारंटीटर बने थे, तुमने कहा था मेरा फ्रेंड नहीं चुका तो मैं चुकाऊंगा, तो आपकी भी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं अंडर सरफाइस एक्ट, अगर जो भी वो टर्म्स कंडीशन होगी। इसका जजमेंट आकर ये आपके लिए जीवन बदलो, दोस्त का है चाहे कितना भी हो, रिश्तेदार चाहे कितना भी, याद रखना है। आप फंस जाओगे अगर आप सोच विचार करके साइन नहीं करते हो। हाँ कोई नहीं, वो नहीं चुका है, बेटिंग गैम्बलिंग ऐप में सब लॉस कर दे, शेयर बाजार में लॉस कर दे, तो वो तो बाकी आप फंस जाओगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, ये पहले ऐसा था कि 1 लाख रुपए का भी बिजनेस लोन आपने लिया हो तो भी आपका केस हो जाता था। फिर आया कोरोना, कोरोना में सरकार लेकर आई आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, सब रिफॉर्म लिया कि थोड़ा लिबरल करते हैं। तो सरकार ने ये कहा 2020 में कि देखो 2021 तक मतलब 1 साल तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा, कोई लोन चुका है नहीं चुका कुछ नहीं, आईबीसी कोड में कोई नया केस रजिस्टर नहीं करेंगे, हम कानूनी सस्पेंड करते हैं 1 साल के लिए। तो 1 साल तो आपकी मौज हो गई, आपके पास 2021 में तो फिर वापस पकड़ेंगे ना। उस वक्त सरकार ने वापस एक रिफॉर्म लिया कि देखो मैंने आपको पहले 1 लाख या उससे ज्यादा बिजनेस लोन लिया तो केस हो जाता था अगर आप नहीं चुका रहे। सरकार ने वो प्रोविजन चेंज कर दिया कि अब से होगा 1 करोड़, मिनिमम 1 करोड़ उससे ज्यादा का लोन नहीं चुका तो आईबीसी कोड में प्रोसेस चालू होगी, वरना कुछ नहीं होगा। यानी कि हम स्मॉल बिजनेस लोन उसको सब छूट मिल गई। आपके पास तो भाई बैंक का तो लॉस हो जाएगा ना, ये जो लोन लेके बैठा है 2-5 लाख का, तुम कह रहे हो इसका केस नहीं सुना जाएगा, केस रजिस्टर ही नहीं होगा, यू राइट। तो फिर बैंक का जो लॉस हुआ उसकी भरपाई कौन करे? उसके लिए भारत सरकार अलग अलग स्कीम्स लेके आई है, ईसीएलजीएस वगैरह, वो मामला क्या है वो हम देखेंगे पिलर 1 डी के अंदर, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वहां तक पहुंचेंगे। तो दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। इसके अंदर और भी चीजें अपन फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं क्योंकि इसके लिए फ्रेश माइंड चाहिए। तो लेट अस टेक अ ब्रेक, ब्रेक के दौरान आप एक और सवाल ट्राई करो, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
3 more minutes. Thirty more seconds. और जो आपको ठीक लगता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में वोटिंग आइटम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। प्रिया, दुष्यंत, दिव्या, तान्या, अंकिता, स्वप्निल, हर्षित, बॉबी, गोमती, श्वेता, देवयानी, अर्पिता, भानु, कोमल, राघव, प्रीति, गौरव, चंद्र, धनराज, सभ्या, गरिमा, अमीशा, रोहित, मधुकर, अनुपम, ऋषि, रौनक, रोहित, खुशवंत, कबीर, ऋषिका, रुपिंद्र, अर्जुन, राजीव, अंकिता, जहिदा, तनी, निश्चय, मयंक, वेद, रेवती, शशांक, प्रीति, शुभम, ये सब लोग फिर अल्फ्रेड, अभिषेक, उज्जवल, मानसी, ईशा, साक्षी, शुभम, अमर, आशीष, नवनीत, नरेश, करेक्ट आंसर्स। देखिए कल हमने देखा था आपकी लोन चुकाने की कैपेसिटी है कि नहीं, उसका जो स्कोर कार्ड बनाया जाता है इंडिविजुअल पर्सन है तो उसके लिए क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है। जो अदानी रिलायंस वगैरह कंपनी है तो उनका क्या बॉन्ड रेटिंग है एबीसीडी, उसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है और उनको सेबी रेगुलेट करता है, वो अलग चीज है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है कि दे आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो गलत है ना, सेबी उसको रेगुलेट करते हैं, तो वन इज रॉन्ग। ये चला गया, सी चला गया, डी चला गया, जो बचे हो जाओ क्या, बी 2 एंड 3 ओनली, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। अब कुछ लोग इधर इसमें जाते हैं कि देखो आईसीआर ये तो कोई सरकारी कंपनी थोड़ी है भाई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब अलग है, पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब अलग है। पब्लिक सेक्टर कंपनी सरकारी कंपनी जैसे ओएनजीसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब जो जनता को अपने शेयर बॉन्ड बेच सके उसका ऐसा कंपनी में रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो पब्लिक लिमिटेड में अदानी अंबानी ये सब लोग आ जाते हैं। वो मामला क्या है हम लोग पिलर 1 सी 2 में क्लासिफिकेशन समझेंगे कंपनियों का, तब क्लियर होगा। यार अभी तो आपको ना भी पता हो तो एलिमिनेशन मेथड से ये जवाब इधर बनता था। ये सॉल्व कराने का कारण ये है कि कुछ लोग फालतू की इतनी शॉर्टकट ढूंढने जाते हैं कि वो कहे कि देखो ये पिलर 1 भी को स्किप कर सकते हैं क्या। हाँ तो कर दो ना भाई, पर तो मैंने तो फील लिया तो फिर मैं तो हरामीपन नहीं दिखा सकता ना कि नहीं मैं तो ये भी नहीं पढ़ूंगा वो नहीं पढ़ूंगा, तो फिर दिल्ली कोचिंग माफिया और मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो आई टेकन द फीस, आई टू में कॉम्प्रिहेंसिव हैंडआउट। कुछ लोग ये शिकायत तुम्हारा पिलर 1 बी के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स हैं ये वो, तो भाई फैक्ट्स पूछ भी तो रहा है, तो वी हैव टू स्टडी। आपको नहीं पढ़ना है तो बाकी सब्जेक्ट तैयार करो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको ये सब करना ही चाहिए, बट बाकी सब्जेक्ट आपके कमजोर है तो कुछ तो आपको चढ़ना पड़ेगा एक जगह, तो ये घोड़े पर चलो फिर। तो वी लर्निंग अबाउट द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। जस्ट टू रिकैप, उसमें क्या था, आपने बिजनेस लोन नहीं चुकाया तो फिर केस होगा। एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह जैसे प्रोफेशनल है, मतलब वो कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, वो अलग अपना फ्रीलांस में काम करता है और फीस उसको मिलती है पूरी प्रोसेस, वो आपका सेटलमेंट कराएगा, ऐसी बात है। अब यहाँ पर कुछ और एडवांस टॉपिक समझने हैं। ये जो आईबीसी कोड है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। जो इसका नीचे इंप्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है नहीं वो काम देगी। इसके अंदर आरबीआई और सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। अब इसके ऊपर कौन है तो फिर मतलब कोई मिनिस्ट्री होना चाहिए जो ये कानून बना रहा है, नीचे ये सब काम को ओवरसी कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वो ये सब काम देखती है, उसके नीचे ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ये सब काम देखता है। तो रिमेंबर दिस इज नॉट फाइनेंस मिनिस्ट्री, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब कंपनियों की अलग मंत्रालय। ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है इसके 3 बड़े काम है। पहला तब प्रैक्टिकल गाइडलाइन इशू करना कि जैसे हमने देखा ये जो विलफुल डिफॉल्टर मान लिया तो उसका सेटलमेंट हो नहीं सकता, उसको सरफेस एक्ट में धरो। दूसरा मान लो कि वो विलफुल डिफॉल्टर ना होता, पर ये जो यहाँ पर सेटलमेंट चले उसमें ऐसा हो कि मैं एक नया बिजनेस पार्टनर लेके आता हूँ जो उसका बेटा हो और फिर उनका असल में वापस चुकाने का कोई इरादा ना हो, तो उसकी क्या टाइमलाइन डेडलाइन होनी चाहिए हर चीज की, वो प्रैक्टिकल बातें वो अनाउंस करेगा। कौन? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरे उसके 2 काम है आईपीए और आयु नाम की संस्थाओं को सिलेक्ट करना। मैंने आपको बताया ये जो अलग से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं जो यहाँ पर आपका कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कराते हैं, तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की तो अलग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीआई नाम की संस्था है, वो जो भी उसका एग्जाम लेती है आपको लाइसेंस देती हो, उसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है उसके ऊपर भी ऐसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल मेडिकल कमीशन कुछ तो होना चाहिए जो इसकी सिलेबस डिसाइड करे, उसका एग्जाम ले, उसको सर्टिफिकेट दे। आपके यहाँ तो वो सारा काम करे ना इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, पर इनके पास इतना स्टाफ नहीं है, इतनी एक्सपर्टीज नहीं है। तो क्या करेंगे, नीचे आउटसोर्सिंग में दे दिया, तुम 3 जने देख लो, इनको एग्जाम ले लो, इनको सर्टिफिकेट दे दो। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये जो मैंने आपको नाम बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो खुद में अलग से स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, उनको बोल दिया कि तुम सब लोग जैसे मुगल राजाओं के मनसबदार हुआ करते थे कि तुम्हारा ये इलाका तुम्हारा ये इलाका तुम सब मुझे वो उधर से लगान वसूल करके दे देना, तो इसलिए नीचे अपने सब मनसबदार बना दिए। इनको क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज ये 3 है और ये लोग क्या काम करते हैं बेसिकली, जिसको भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है वो इधर जाके कोर्स करे, उसका एग्जाम दे, सर्टिफिकेट ले ले, ये सब काम करते हैं। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक कंपनी उठाई एनईएसएल और कहा कि तुम आज से हमारे लिए इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी हो, मतलब जितने ये बैंक एनबीएफसी है उन लोगों ने अपना सारा डेटा, इसको इतना लोन दिया, इसने इतना चुकाया, सारा डेटा इस इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जो असल में एनईएसएल नाम की कंपनी है उसको डेटा कंपलसरी देना होगा। इससे 2 फायदे हैं, एक तो कोऑर्डिनेशन रहे कि कौन कितना पैसा ला ले जा रहा है, तो कोई बदमाशी करे उसको आप तुरंत ही पकड़ सके। दूसरा, कोर्ट में जब हियरिंग होगी तो सारा डेटा अगर ऑनलाइन उपलब्ध होगा एक ही पोर्टल पे तो तुरंत उसका मॉनिटरिंग करके किसका तुरंत जजमेंट आ जाए। तो दैट इज इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। तो हमने देखा इंसॉल्वेंसी बोर्ड। उसके बाद मुद्दा है प्री पैकिंग।
जो मैंने आपको सिखाया कि ये जो लैंडर्स थे उन्होंने कंपनी लॉ के नीचे ये जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उधर जाके जो भी कंप्लेन किया एफआईआर के कुछ समझो, फिर उसने कहा ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाओ, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बिठाओ, नीलामी करो, ये सब हमने देखा। अब ये पूरी प्रोसेस है, इसको एक सेंटेंस में समझाना हो तो क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, कि बॉरोवर कोर्ट में जाएंगे, कमिटी बनेगी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा और कुछ रेजोल्यूशन लाएंगे। अब मान लीजिए विदिन 330 डेज ये लोग कोई निर्णय पे ना पहुंचे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कुछ सेटलमेंट प्लान लेके आए, कमिटी रिजेक्ट करे कि तुम वापस इसमें ये चेंज कराओ और ये पिंग पोंग 330 दिन चले। तो अगर 330 डेज में सेटलमेंट नहीं हो पाया तो फिर इसको लिक्विडेट कर देना है, ये कंपनी को सीधा नीलाम कर देना है, ऐसी पूरी प्रोसेस है। अब एक तकलीफ है, ये जो मैंने आपको कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस 330 दिन तक चल सकती है ये तो, और मीडिया के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ हेडलाइन बनती रहेगी, आज ये हुआ, कल वो हुआ, वगैरह वगैरह। मान लीजिए वोल्टास या वीडियोकॉन ऐसी कोई कंपनी की एक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चले, रोज हेडलाइन बनती है, तो क्या आप उनका फ्रिज आप खरीदेंगे? जवाब नहीं, क्योंकि आप सोचेंगे भाई ये तो कंपनी बंद भी हो सकती है, फ्रिज पे 10 साल की वो बोल रहे हैं मोटर पे गारंटी है, ये कंप्रेसर है तो इस पे गारंटी 10 साल तुम्हारा कंपनी रहेगा नहीं, हमको पता नहीं, तो विल नॉट बाय योर टीवी फ्रिज। तो उल्टा ये तो इसका नुकसान कराएगा बैड मीडिया पब्लिसिटी के चलते। तो क्या होना चाहिए, बंद मुट्ठी अलग की खोल दी तो खाकी, पर्दे के पीछे चुपचाप सब सेटल करना है, मीडिया वगैरह को बुलाओ मत कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में गया तो समझो कोर्ट में जाएगा तो मीडिया को पता चल जाएगा। तो प्री पैकिंग का मतलब क्या है कि जो बॉरोवर कंपनी है वो इनफॉर्मली या डिस्क्रीटली मतलब चुपके ऑफिस में चुपचाप मिले और अपना सेटलमेंट करा ले, जो भी उसके लैंडर से बाहर से पार्टी है कि भाई आप केस मत करो कोर्ट में, हम लोग बदनाम हो जाएंगे, चलो आपस में अंदर समझ लेते हैं बिफोर अप्रोचिंग द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल प्रोसेस। पर्दे के पीछे चुपचाप हम समझौता कर लेते हैं, कोर्ट में हमको जाना नहीं। तो ऐसा जो प्रोसेस है इसे क्या कहेंगे, प्री पैकिंग। तो प्री पैकिंग का क्या फायदा, स्पीडी एंड डिस्क्रीट रेजोल्यूशन। आईबीसी कोर्ट में जाते तो 330 डेज तक लग जाते, यहाँ तो तेजी से खत्म कर लेंगे, कॉन्फिडेंशियल गुप्त रहेगा, मीडिया को पता नहीं चलेगा, आपकी कंपनी की ब्रांड इमेज भी सलामत है। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में ऐसी सब प्रोविजंस भी है कि दिस इज आल्सो अलाउड, लेकिन सबके लिए अलाउड नहीं है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मतलब ये आचार पापड़ अगरबत्ती बनाने वाली छोटी कंपनियां, उनको ये सब अलाउड है। बियॉन्ड दैट इसमें और भी चीजें थी जो मैंने हैंडआउट से और स्लाइड से डिलीट कर दी, क्यों, ये मामला बहुत पुराना है, न्यूज में रहता नहीं, तो एक लाइन में समझ लिया उतना काफी है। तो आईबीसी कोड में प्री पैकिंग समझा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड वो समझ लिया, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी समझते हैं। रिलायंस आप जानते तो मुकेश अंबानी का है, अनिल अंबानी का है। अनिल अंबानी वाला रिलायंस ठीक नहीं चलता, उसका कारण उसने एक मोबाइल कुछ शुरू किया था सीडीएम में, लेकिन बाद में 3G 4G आया तो उसने अपग्रेड नहीं किया, और वैसे भी उसका मतलब बिजनेस विजन और वो सब चीजें इतनी जोरदार नहीं है, तो उसके खुद के वांदे चलते रहते। अब वो लोन चुका नहीं रहा है, तो एसबीआई उसकी इंडिया के अंदर जो भी फार्म हाउस प्रॉपर्टी उसको जब्त कर सकता है, जब यहाँ अगर गिरवे रखा होगा जब्त कर सकता है। बट व्हाट इफ अनिल अंबानी का यूएसए के अंदर भी फार्म हाउस हो, तो क्या एसबीआई उसको अटैच कर सकता है? जब सीधा अटैच नहीं कर सकता, पहले उसने जाना पड़ेगा अमेरिका की कोर्ट में, उधर सब लड़ाई लड़े फिर कुछ मिल सकता है। तो यानी क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी में इधर क्या हुआ, अपना शेयर स्माइल हो गया, भाई सीधा सीधा काम नहीं हो रहा है। रिवर्स इज आल्सो ट्रू, कि मान लीजिए अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ने बैंक ऑफ अमेरिका से लोन लिया हो और नहीं चुका रहा है, तो बैंक ऑफ अमेरिका अमेरिका का फार्म हाउस जब्त करेगी, इंडिया के अंदर उसका फार्म हाउस या कुछ प्रॉपर्टी है तो जब्त नहीं कर सकती, सिवाय कि भारत की जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लंबा चौड़ा केस लड़े। तो ये भी क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी ठीक नहीं है। तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी मतलब स्मूथली कब होगी कि दे दनादन भारत की भी प्रॉपर्टी अटैच की जा सके, अमेरिका की भी प्रॉपर्टी अटैच की जा सके, अगर ये सब अलाउड हो तो हम कहें कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी में सब पॉजिटिव है। अभी पॉजिटिव नहीं है क्योंकि अलग अलग कानून में प्रोविजंस कम है। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन, ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है उसके अंदर ये सब लिखना चाहिए, अमेंड करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, दिस इज ऑप्शन 1। दूसरा, यूनिसिटल वो यूनाइटेड नेशन की कोई संस्था है, उन्होंने कुछ कानून बनवाया है जिसे हम कहते हैं मॉडल लॉ। मॉडल लॉ मतलब क्या, मान लीजिए मैं आपको एक मॉडल ऐसे तैयार कर रहा हूं, माय बेस्ट फ्रेंड, और मैं आपको माय बेस्ट फ्रेंड इज राजेश खन्ना, एवरीडे ही वेक्स अप अर्ली, ही गोस टू द फिल्म सेट ऑन टाइमली मैनर वगैरह वगैरह, और आपको ये करना है कि फिर कुछ भी निबंध पूछे आपने सिर्फ नाम बदल के अपने दोस्त का नाम लिख के कर देना, दैट इज मॉडल ऐसे। तो मॉडल लॉ क्या होगा, ये यूनाइटेड नेशन की संस्था ने ये कानून है, इंसर्ट द नेम ऑफ योर कंट्री बोल के पूरा बना दिया, आपने सिर्फ अपने देश का नाम लिख देना और कानून आपका बन गया। तो दो ऑप्शन है अगर आपको ये क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी सेटल करनी है। इसमें अब आगे क्या हुआ वो सब बॉल बाय बॉल कमेटी हमारे लिए काम की नहीं, जो कोर आइडिया था वो मैंने आपको बता दिया। ये सब तो चल ही रहा था, फिर ये अभी 2025 में इकोनॉमिक सर्वे आया तो उसने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के कुछ और फायदे गिनवा दिए, फॉरेस्ट हेजिंग हैज इंक्रीज्ड, बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड हैज रिड्यूस्ड वगैरह वगैरह, वो क्या देखते हैं। देखिए आईबीसी कोड में नॉर्मली होगा क्या, ये सब हियरिंग होगी, फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के साथ मीटिंग होगी, विदिन 330 डेज उसको सेटल करना होगा। अगर आप एक कंपनी के मालिक है मतलब बॉरोवर है और आप कोई वकील रोके इधर उधर में स्टे ऑर्डर लाऊंगा और ये सब सोचबाजी करूंगा, कर लो, 330 दिन में सेटल नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि अपनी फाइल डिलीट कर देनी है, इसको लिक्विडेट कर देना है। तो यू कुड लूज द कंट्रोल ऑफ योर कंपनी, आपकी कंपनी आपके हाथ से चली जाएगी, आप कुछ भी वकीलों द्वारा चोंचलेबाजी करा लो, 330 दिन के बाद आपको कुछ हो नहीं सकता। तो स्वाभाविक है फिर क्या होगा, बिन भाई होई ना प्रीत, लाइन पे आ जाएगा आदमी, उसकी बिहेवियर इंप्रूव हो जाएगी। ये ज़ेलेंस्की ट्रम्प के सामने उचारी मारी, अभी आज का मैं अखबार देख रहा था, वो आपस में उन्होंने हमको सब सेटल करना है, अमेरिका हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो कॉर्पोरेट बिहेवियर हैज इंप्रूव्ड, इकोनॉमिक सर्वे कहता है ये जो हेकी थी उनकी कंट्रोल में आ गई है बॉरोवर्स की, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी का कंट्रोल चला जाएगा, और इसके चलते और भी फायदे हुए जो अब हम समझते हैं। आप चाहते हैं मेरी कार का एक्सीडेंट हो जाए, उसके बाद मेरा जो भी नुकसान हुआ कोई भरपाई करे, तो हाउ टू प्रोटेक्ट योर कार, यू हैव टू बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी, उसकी फीस देनी होगी आपने जो भी इंश्योरेंस कंपनी है। अब मान लीजिए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं तो करेंसी एक्सचेंज की प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी रिस्क है, कभी $75 में मिलता है, कभी 85 में मिलता है। पिलर 3 में देखेंगे कैसे वो काम करता है। आपका मान लो कि मोबाइल और लैपटॉप इंपोर्ट का धंधा है, आपने बैंक से लोन लेके अपना बड़ा सा शोरूम बनाया है, अब आप लैपटॉप इंपोर्ट करते हैं तो $500 का लैपटॉप जो 75 रुपीस के भाव आप इंपोर्ट करके आपका कुछ चला था मार्जिन उस पे, अभी महंगा 85 हो गया, और आप उस हिसाब से लैपटॉप का प्राइस बढ़ाओगे, कस्टमर नहीं आएगा, आपका चौपट हो गया, शॉपिंग मॉल बनाने का जो लोन लिया था वो चुका नहीं आ पाएंगे। तो ये तो रिस्क है, कार एक्सीडेंट हो जाने जैसा रिस्क है। सो हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, उसके लिए आपको इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, सीधी सी बात है। उसे कहा जाता है फॉरेस्ट हेजिंग, ये स्पेलिंग साइट ठीक लगा, हेजिंग, हेज मतलब कि बाड़ा बना देना, एक दीवार जैसा बना देना। तो फॉरेक्स हेजिंग का क्या फायदा होगा, आप उसका जो भी इंश्योरेंस का या ऐसा एजेंट होगा आप उसको फीस देंगे, और अगर करेंसी एक्सचेंज आपके मुताबिक नहीं चल रहा है, आपका बिजनेस लॉस हो रहा है, तो वो पार्टी आपको मदद करेगी। अब पहले आईबीसी कोड जो बना कब बना याद रखना 2016 में, उसके पहले ये सब बिजनेसमैन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई धंधा करता तो भी वो फॉरेक्स हेजिंग की पॉलिसी कोई भी जो भी एनबीएफसी कंपनी बेचती होगी उनसे खरीदते नहीं थे, क्योंकि वो सोचे ना कि भाई एक तो मुझे फीस देनी पड़ेगी फॉरेक्स हेजिंग के लिए, और मुझे फीस देनी नहीं है, मैं लोन नहीं चुका पाऊंगा, उसका मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये लोग मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते, उधर सरप्राइज के अंदर तो जज ही नहीं है, तो ये तो सालों तक केस चलेगा। तो उनकी ऐसी एरोगेंट बिहेवियर थी। फिर आईबीसी कोड है, मैंने आपको बताया 330 दिन में अगर सेटल नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि आपका कंपनी आपके हाथ से चला जाएगा। तो अभी वो देखो विनम्र हो गया कि नहीं अब हम फॉरेक्स हेजिंग करेंगे, ताकि अगर हमारा बिजनेस लॉस हो गया, लोन डिफॉल्ट की कगार पे आ गए, तो भी फॉरेक्स हेजिंग वाला जो एनबीएफसी होगा वो लॉस भरपाई कर देगा और बैंक का लोन हम चुकाते रहेंगे। बस तो इसलिए आईबीसी कोड का क्या फायदा है, इट हैज इंक्रीज द फॉरेक्स हेजिंग,
दूसरा उसने कहा इट हैज रिड्यूस द बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड्स। ये समझते हैं बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड के लिए पहले तो बॉन्ड यील्ड को याद करना पड़े तो पिलर 1 A 2 याद करो। ये सरकार को लोन चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करे, कंपनी को लोन चाहिए अपने बॉन्ड इशू करे। हमारे बिलीव मास्टर ने ये सरकार का गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बॉन्ड कुछ खरीदा 100 रुपए में, सरकार उसको 8% इंटरेस्ट के साथ 108 वापस करेगी, तो इधर बॉन्ड यील्ड कितना हुआ 8% बिलीव मास्टर के लिए। लेकिन उसको अचानक से अर्जेंटली पैसों की जरूरत पड़ गई 1 साल से पहले, और सरकार का 108 देंगे, 1 साल बाद देंगे हम तो 100 का माल बिलीव मास्टर 90 रुपीज में सेकेंडरी मार्केट में जेठा को बेच देता है, और सरकार ने कितना 108 वापस करना है, पर वो तो जेठालाल को वापस करेगी। तो जेठा का प्रॉफिट क्या हुआ, 90 रुपीज किया 108 वापस मिला, यानी 20% प्रॉफिट हुआ। तो इसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड बॉन्ड यील्ड। तो बॉन्ड यील्ड ऐसी चीजें अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कौन से प्राइस पे खरीदा, क्या इंटरेस्ट है वगैरह वगैरह। ये ऑलरेडी हम पिलर 1 2 में पढ़ चुके हैं, तो मैं तेजी से खत्म कर रहा हूँ। अब प्रश्न, मान लीजिए सरकार की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उस पर 8% या 8.50% आपको इंटरेस्ट मिला है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस कंपनी का बॉन्ड जारी करना है, तो इन्वेस्टर को अगर 8% ऑफर करेगा तो फिर तो इन्वेस्टर खरीदेगा नहीं कि भाई सरकारी जो पेपर है उसका रिस्क कम है, तुम्हारे तो कंपनी का रिस्क ज्यादा है, तो हम 8% के लिए क्यों इन्वेस्ट करें। तो फिर रिलायंस कंपनी ने क्या इंटरेस्ट पे ऑफर करना चाहिए, 9%, 10%, 12% क्या इंटरेस्ट ऑफर करना चाहिए, उसके बारे में भी हम उस वक्त ऑपरेशन ट्विस्ट के साथ सब पढ़ चुके थे। अब यहाँ से कंसेप्ट आता है बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड, मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड की क्या यील्ड चल रही है माइनस गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट के बॉन्ड की क्या यील्ड चल रही है, दोनों के बीच का डिफरेंस उसे हम कहें बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड। तो स्वाभाविक है सरकार की जो पेपर है गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसमें रिस्क कम है, तो उसका यील्ड तो सिर्फ सब चल रहा है, तो मान लो 8% चल रहा है, अदानी ये तो ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा इन्वेस्टर को, तो मान लीजिए यील्ड चल रहा है 18%, तो बॉन्ड यील्ड स्प्रेड कितना हुआ 18 - 8 = 10। तो सपोज दिस इज द सिचुएशन बिफोर 2016 आईबीसी कोड आने से पहले, मान लो स्प्रेड ऐसा बढ़ा था। स्प्रेड बढ़ा क्यों होगा, क्योंकि समझो सरकार का तो अपना तय है कि हम ये बॉन्ड इशू करेंगे, कंपनियों के बॉन्ड जब इशू होंगे तो इसका रिस्क ज्यादा माना जाएगा, और क्योंकि आईबीसी कोड नहीं था तो बोरोवर की तो कोई सेफ्टी थी नहीं, सरप्राइज सेफ तो लंबा लंबा प्रोसेस करे, तो इसको और ज्यादा रिस्की माना जाता था। इस कारण से इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करे बड़ा साहब हमको इंटरेस्ट तो तभी हम आपके पास आएंगे। लेकिन फिर आईबीसी कोड बना 2016 में, और मैंने बताया इसके कारण अब क्या बिजनेसमैन की एरोगेंस कम हो गई है, कंपनी ठीक से चलाते हैं, लोन और इंटरेस्ट का पैसा टाइम पे चुकाते हैं, तो पहले के मुकाबले तो समझो रिस्क कम है अब। इस कारण से जो भी सप्लाई डिमांड इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट वो सब ऐसे चलेंगे कि सरकारी से गवर्नमेंट सिक्योरिटी 8% ही चलता है उसका यील्ड, और कॉर्पोरेट बॉन्ड वालों का यील्ड ये जो भी उसमें प्रॉफिट वो 10% पे आ जाए, क्योंकि वो ज्यादा सेफर हो गया। तो अब बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड कितना 10 - 8 = 2%, तो आप क्या कहेंगे कि बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड हैज रिड्यूस्ड, जो कि असल में एक पॉजिटिव बात है फॉर द इकोनॉमी। तो थैंक्स टू आईबीसी कोड इन्वेस्टर अब भाग नहीं जाते, और भाग भी जाते तो उसका सामान तो अपने पास रहता है वगैरह वगैरह, तो देयरफॉर द बेनिफिट इज बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड्स हैव रिड्यूस्ड। ऐसे तो और भी चीजें होंगी पर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज़ दिस इज गिवन इन द इकोनॉमिक सर्वे। तो फॉरेस्ट हेजिंग इंक्रीज्ड, बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड रिड्यूस्ड, और ये सारी पॉजिटिव बातें, लेकिन फ्यूचर के लिए और सजेशन भी दिए। कोर्ट के अंदर केस चले तो बहुत सारे लोग आलतू फालतू की कंप्लेन लेके आ जाते हैं ताकि प्रोसीडिंग को बर्बाद किया जा सके वगैरह। तो इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया कि आईबीसी कोर्ट में कोई भी फ्रीवलेस कंप्लेन करे फर्जी का, तो उसको बहुत बड़ा सा पेनल्टी लगाइए ताकि दूसरे लोग भी आपके टाइम वेस्ट ना करें। ये पहला सजेशन है। दूसरा, आईबीसी कोर्ट समझो वो एक नॉन एडवर्सरियल प्रोसेस है, यहाँ पर दुश्मनी से या लड़ना या तू चाट के तुझसे माफी मंगवाऊंगा ऐसा तो प्रोसेस ये है नहीं। आप देखो प्रोसेस का फोटो आप देखो कैसा है, हाथ मिला रहे हैं, तलवार लेके, मतलब दोनों नहीं बैठे इधर। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ आईबीसी कोड इज व्हाट कि कुछ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर लेते हैं ताकि तुम्हारी कंपनी तुम्हारे हाथ में रहे और तुम चलाते रहो, हमें अपना पैसा जितना मिल सके हम निकालते रहे। ये तो नॉन एडवर्सरियल मतलब दुश्मनी के बगैर वाला सेटलमेंट की प्रोसेस है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि जब असल में ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल तक पहुंचता है तो अननेसेसरली जो भी लोग होंगे, जो भी वकील होंगे और बैंकर्स और लेंडर्स होंगे, इसको अपना ईगो का प्रतिष्ठा का मुद्दा बना देते हैं। तुम तो हमारी तुम चाट के हमसे माफी मांगो, इन मतलब मेटाफोरिकल वे, तो फिर सेटलमेंट होते नहीं और प्रोसेस लंबी हो जाती है। तो जो भी उसके कोर्ट के प्रोसीडिंग्स हैं, रूल्स हैं, जो भी वकीलों की बिहेवियर है, इस सबको चेंज करनी चाहिए। ये मेंटालिटी ग्रो करनी चाहिए कि इधर कोर्ट में केस आए तो ये ऐसा कोई पति पत्नी का तलाक टाइप की चीज नहीं है। यहाँ पर प्यार मोहब्बत से इसको सेटल करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में कि हमें कंपनी तुम्हारे हाथ में रहे, हमें बस पैसा हमारा वापस कर दो। तो इट नीड्स टू बी इंप्रूव्ड इन दैट मैनर। ये बैड लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में बजट ने भी कुछ दो चार बातें कही। एनएबीएफआईडी वो क्या है, आई है, कल रात हमने देखा था। वो एक पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी देगा, मतलब ऐसा कि अदानी का वो गारंटर बन जाए कि देखो बैंक को तुम 100 करोड़ का इसको लोन दो और अगर वो 50 करोड़ नहीं चुकाता तो मैं गारंटी लेता हूँ, ऐसा कुछ वो करेगा। असल में क्या है वो जब टर्म्स कंडीशन आए तब हम पढ़ेंगे। दूसरा कहा उसने ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, लेट मी गो बैक। हमने कल देखा था, सपोज आप सिटी एरिया में कोई कंपनी में काम करते हैं, आपका टाइम पे सैलरी आएगा सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा, आपका जो भी शॉपिंग है पुरानी क्रेडिट कार्ड लोन आप चुका रहे सब बैंक से आप कमांड देते रहते हैं। इस कारण से आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी जैसे सिविल वो स्कोर निकालेंगे तो वो बहुत पॉजिटिव आएगा कि 700 मार के 800 मार के, और उसके चलते बैंकर जल्दी जल्दी आपका लोन भी पास कर देगा। तो आपको तो मौज है क्योंकि आपके सारे ट्रांजेक्शन बैंक के जरिए और प्रॉपर प्रॉपर पेपर रिकॉर्ड्स में जाते हैं। लेकिन मान लो कोई गांव के अंदर आचार पापड़ अगरबत्ती बनाता है जिसे हम कहें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, 10-15 गांव वाले जमा हुए, थोड़ा सरकार से ट्रेनिंग लिया, थोड़ा लोन लिया और बैंकों से थोड़ा लोन लिया और आचार पापड़ अगरबत्ती कुछ बना रहे हैं। तो उनका तो बहुत सारा धंधा कैश में होगा, जीएसटी के दायरे में भी वो नहीं आएंगे क्योंकि वो तो सब ऐसा लूज पैक में बेचते होंगे, तो वो कुछ कागज दिखा के अपना क्रेडिट स्कोर बना नहीं सकता। तो उनके लिए अलग फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसे हम कहें ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। उसी तरह जो विलेजर्स है, मान लो मछली बेच रहा है, कैश में पैसा ले रहा है तालाब से मछली निकाल के, तो उसका क्या आप जीएसटी का डेटा निकालोगे कि उसका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाए। तो इनके लिए अलग से ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टम बनाएंगे ताकि इनकी जो भी लोन इनके जल्दी पास हो सके बैंकों द्वारा। केवाईसी, नो योर कस्टमर, आपको बैंक में खाता खोलना है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेजिडेंसी प्रूफ सब देना पड़ता है। तो मान लीजिए मैंने एक बार एक्सिस में ये दस्तावेज जमा किए, अब मुझे एचडीएफसी में दूसरा खाता खोलना है तो क्या दोबारा सब प्रिंट जेरॉक्स लेके घूमता फिरूं? अगर सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री होता मतलब सरकार के पास ही, तो उधर मैं सिंगल क्लिक करूं कि देखो मैं पहले डॉक्यूमेंट उधर पास करवा दिए तो एचडीएफसी वाला तुम उधर से क्लिक करके ले लो। ऐसा कुछ सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री हम बनाएंगे तो बैंकों का भी फायदा है, अपना भी फायदा है और मॉनिटरिंग सर्विलेंस में भी फायदा है, हो गया हो गया। अब ऐसे और भी न्यूज़ चलते रहते हैं, जैसे एक न्यू कोऑपरेटिव बैंक है लेकिन उसमें कांड हो गया, आरबीआई ने सब टेक ओवर कर लिया, तो भाई वो तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में पावर है, लेकिन ये केस इतना फेमस नहीं है कि इसके बारे में हम और अभी पढ़ने बैठे, सो आई एम नॉट मतलब कवर इन द हैंडआउट। फिर अभी हम आगे समझेंगे डीआईसीजीसी, उसमें भी अपडेट पर वो भी आया नहीं है इसलिए इसको कवर नहीं किया यार, वो हम बाद में समझेंगे, थोड़ा और पढ़ लें। वॉलंटरी लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मतलब क्या कि अपनी कंपनी को बंद कर देना, जो भी उसका माल सामान उसको बेच देना और चले जाना। अब लिक्विडेशन दो जात के हो सकते हैं, जैसे अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी, मैंने आपको बताया इसके वादे हो गए, लोन डिफॉल्ट हो गया, इसका लिक्विडेशन करना पड़े, और ये अनिल अंबानी की इसमें मर्जी है, मजा है उसको, ना इनवॉलंटरी उसकी अनिच्छा से हो रहा है। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड और एफआईसी एक्ट में ऐसा इनवॉलंटरी लिक्विडेशन हो सकता है अगर सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है तो इनवॉलंटरी तो वो तो अब है ही जो है वो। लेकिन व्हाट इफ देयर इज अ वॉलंटरी लिक्विडेशन? वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से। मान लो मैं कोई कोचिंग कंपनी खोलूं, सपोज दिल्ली में ऑफलाइन कोचिंग कंपनी खोलूं, फिर पता चला आजकल इधर बच्चे नहीं आ रहे हैं और मुझे बंद करना है,
तो वो स्वैच्छिक, मतलब सपोज मैंने बैंक से लोन भी ना लिया हो, अपने पैसे से शुरू किया हो, तो ये वॉलंटरी लिक्विडेशन होगा। तो ये इतना आसान नहीं है कि यूट्यूब चैनल खोला और डिलीट कर दिया, नहीं। आपको बहुत सारे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लाने होंगे। कहाँ-कहाँ से एनओसी लाने होंगे? कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, यहाँ से मैंने उनके अधिकारियों से, टैक्स ऑफिसर से सर्टिफिकेट बनाने होंगे कि ये मृणाल ने जितना स्टूडेंट से फीस पर जीएसटी लिया था वो सब सरकार ने जमा किया है। ये मृणाल ने एम्प्लॉइज को जितनी सैलरी दी थी उस पे टीडीएस काटा था वो सरकार ने जमा किया है। ये सब एनओसी लेने होंगे, तभी वो मुझे कंपनी बंद करने देंगे। ये टीडीएस टैक्स वगैरह क्या है वो हम सेकंड पिलर में देखेंगे। उसी तरह ये जो अपनी कोचिंग क्लास के अंदर जो भी वर्कर्स थे, उनका कुछ सैलरी कट करके मुझे ईपीएफओ और ईएसआईसी जैसी संस्थाओं में डिपॉजिट करना पड़ेगा सोशल सिक्योरिटी के लिए, ताकि उस वर्कर को बाद में पेंशन मिले, वो बीमार हो जाए तो उसका फ्री में इलाज हो जाए। ये सब होता है जिसे हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी, वो पिलर 1D में पढ़ेंगे। तो उन संस्थाओं से भी मुझे एनओसी लाना पड़ेगा कि हमने सारा पैसा सेटल कर दिया, तब जाके वो मुझे कंपनी बंद करने देंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मतलब समझो मैंने कोई बैंक लोन लिया नहीं, मुझे अपनी कंपनी बंद करनी है किसी कारण से, और ये एनओसी लाने में मेरे 2 साल निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑफिसर है उनको कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या डेडलाइन कोई कानून में है नहीं, उनकी मर्जी, आप पैसा खिलाओ दे देंगे, नहीं खिलाओ तो 2 साल तक लटकाते रहे। तो इकोनॉमिक सर्वे ने इस पे काफी रोना धोना किया कि आप स्वेच्छा से बिना लोन लिया भी अपनी खुद की कंपनी किसी कारण से बंद करना चाहते हैं, 2 साल लग जाते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो बजट ने ये कहा, एक नई संस्था या वेबसाइट बनाते हैं सीपीएस, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। वो बेसिकली ऐसा होगा, एक सिंगल वेबसाइट बने, उधर जाके मैं कमांड दे दूं कि मेरा पान कार्ड आधार कार्ड नंबर है, ये मेरा कंपनी रजिस्टर्ड है, इसको बंद करना है। फिर वो अपने आप सारा डिजिटल डेटा इधर-उधर से चेक करके अलग-अलग ऑफिसर को भेज दे, और उन ऑफिसर के भी उस वेबसाइट में उनको सब डेडलाइन हो कि विदिन जो भी 6 महीने में आप यस या नो में क्लिक करो एनओसी का, तो फिर बिना करप्शन के, बिना इनएफिशिएंसी के आप अपनी कंपनी बंद कर पाएंगे। पैसा सब बनाने की बात है। ये भी 1-2 साल पहले बोला था, आप धीरे-धीरे बना रहे हैं तो चर्चा में आता है। सरकार का ये टारगेट है कि खुद की कंपनी बंद करने के लिए आपको 2 साल लगते थे, वो अब आधे साल में हो जाना चाहिए। ऐसी फास्टर एग्जिट आपको मिले, ऐसी हमारी इच्छा है। इसके बाद मुद्दा बनता है कि ये जो बैंकिंग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी चीज़ों का उपयोग किया जाए। पहले भी इसकी बात हुई थी इकोनॉमिक सर्वे में, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे में भी बात हुई है, लेकिन मैंने अभी आपके हैंडआउट में सब नहीं डाला, क्योंकि ये सब बोल बच्चन और ये फायदा ये नुकसान टाइप की बात है, जो मेंस में ज़्यादा उपयोगी, प्रीलिम में कम उपयोगी है। तो मेंस का हैंडआउट जो मतलब जून जुलाई में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तब हम देखें यूज़ ऑफ एआई इन बैंकिंग। अभी कुछ पूछे तो तुक्के से भी आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद समझो 20 मिनट की पढ़ाई है, लेकिन वो भी फ्रेश माइंड से कर लेंगे, तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में आप एक और एमसीक्यू ट्राई करो। जस्ट अ मिनट, अब ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, देन वी मूव फॉरवर्ड। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। और फ्रेंड्स, ये भारत में एनबीएफसी कंपनियों के बारे में जो आपको ठीक लगे, एबीसीडी वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। ऋतुदान, उत्तम, धर्मेंद्र, प्रिया, अर्पिता, दिव्या, अमन, सुशांत, रेवती, राहुल, हरदीप सिंह, बॉबी, अर्जुन, श्वेता, छवि, मेघा, जयवीन सिंह, गौरव, मधुकर, चंद्रा, बानु, अंकुर, अमीशा, राघव, हर्षित, अलका, गरिमा, ऋषि, प्रीति, विक्रम, रविंदर, ईशा, अजय, जलेश, उज्जवल, मयंक, सहेली, रौनक, कोमल, रेणुबा, जहीदा, अर्जुन, अभिषेक, अल्फ्रेड, ईशा, अमर, शुभम, मानसी, नवनीत, आशुतोष, उज्जवल, उत्कर्ष, उज्जवल, उत्कर्ष नदर करेक्ट आंसर। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते, तो भाई म्यूचुअल फंड वाले भी खरीदते हैं। प्राइमरी डीलर्स का तो काम यही है, हमने कल परसों जो भी प्राइमरी डीलर्स के बारे में पढ़ा था, ये बोला नहीं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई नहीं खरीद सकता, तो ये तो गलत बात है।
सेकंड जो कहता है कि दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, वो करेक्ट है। बजाज फिनसर्व भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी पर सिर्फ टाइम डिपॉजिट ले सकता है, मतलब फिक्स डिपॉजिट टाइप का। डिमांड डिपॉजिट करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वो नहीं खोल सकते अपने। तो सेकंड इज करेक्ट, सो द आंसर इज बी, टू ओनली। यार अब तो छोटे मुद्दे हैं, पर वो फ्रेश माइंड से पढ़ने थे इसलिए हमने ब्रेक लिया था। अब जो समझना है ये बैड बैंक क्या है और दूसरे कुछ मुद्दे। एसिमेट्री मतलब क्या? ये जैसे कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो एसिमेट्रिक क्या होगा? कुछ ऐसा बन जाए असंतुलित, सारी बाजुएं एक समान लेंथ नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्रिक कैसे होती है कि एक्सिस और एसबीआई को माल्या का कितना इतिहास पता है, उतना ही जो माल्या दिखाना चाहिए कि वो 4 डॉक्यूमेंट अटैच करे तो बैंकर को 5वीं चीज तो पता चलेगी नहीं। माल्या को बैंकर का कितना इतिहास पता है, सब इतिहास पता होगा, क्योंकि पैसे खिला के वो जान लेगा कौन सा मैनेजर है, वो करप्ट है कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो देयर इज इंबैलेंस इन द इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच अदर। तो इसको सेटल कैसे किया जाए? देखिए, बैंकर को तो लोन देना है, बस आपकी इतिहास उसको जानना है, तुम रिलायबल हो कि नहीं। नहीं रिलायबल हो तो भी हम तो लोन दे देंगे, पर इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेंगे वगैरह। अब इसके वास्ते हमने पढ़ा था कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इनका काम ये है कि वो बैंकर्स को, लेंडर्स को बॉरोवर का इतिहास और कैरेक्टर दिखाते हैं। अब ये जो कंपनी है सिबिल, स्टैंडर्ड मूडीज वगैरह, ये तो प्राइवेट कंपनियां हैं, मतलब वो सरकारी चीज तो है नहीं। वो लोग कुछ लोगों का ही डेटा कलेक्ट कर पाएंगे, सबका डेटा सारी जगह से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आइडियली सरकार ने खुद ऐसी कोई क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी चीज बनानी चाहिए, जिसे हम कहें नेशनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री, एनएफआईआर। सरकार और आरबीआई मिलकर बनाए कि चाहे मैंने कितना लोन पहले लिया था, चुकाया था कि नहीं, मेरी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि अलग से वो जमीन वगैरह लेनी, गाड़ी लेनी, उसके लिए भी आधार कार्ड सरकार धीरे-धीरे कंपलसरी करे, तो वो सब डेटा वो तो निकाल सकते हैं। तुमने कितना इनकम टैक्स और जीएसटी भरा, तुम्हारी कंपनी का कितना प्रॉफिट लॉस है, ये सब भी सरकार में कंपनी ने डेटा जमा करना पड़ता है। तो ये सब चीज का इंडिविजुअल पर्सन है, कंपनी, उन सबका कलेक्ट किया जाए और एक जगह पर डाला जाए। नेशनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री। तो फायदा क्या है? फिर जब भी मैं आप या कोई कंपनी लोन के लिए अप्लाई करे, कोई बैंक एनबीएफसी में, वो लोग सिंगल क्लिक से आपका आधार कार्ड, पान कार्ड कुछ लिंक करके चेक कर ले, इधर उसको पता चल जाए। ऐसी और भी चीजें बनाने की सरकार की और आरबीआई की कोशिश रहती है, वो सब बेसिकली एक ही बात है, उसके अलग-अलग नाम वो करते रहते हैं। हैंडआउट में दिया, देख लेना। मान लीजिए फार्मर ने बैंक से लोन लेना है, बैंकर कहेगा कागज दिखाओ, आधार कार्ड, केवाईसी करो, तुम्हारी जमीन की ओनरशिप के दस्तावेज दिखाओ, उस पे तुम खेती करते हो कि नहीं, तो हम इसरो से सैटेलाइट का मैप हम ढूंढ के लाएंगे। डेयरी में कितना कमाते हो, तुम अमूल में जितना दूध जमा करते हो उसकी प्रिंट आउट दो, पुराना लोन चुकाया था कि नहीं उसका सब हमें चाहिए। फिर हम लोग पिलर 4 में देखेंगे, ऑनलाइन पोर्टल है ई नाम, तो फार्मर अपनी जो भी चीजें उधर ऑनलाइन बेच सकता है, जो भी उसका गेहूं चावल से बेचना है, तो उसका सब तुम स्क्रीनशॉट हमको दिखाओ, कितना माल उधर बेचते हो। फार्मर ने अभी फसल काट लिया, हार्वेस्ट कर लिया, बाद में उसको बेचनी है, तो कुछ समय के लिए उसे भंडारण यानी स्टोरेज करना है, तो वेयरहाउस में जमा कर सकता है, वेयरहाउस के मैनेजर ने रसीद दिया, बैंक है उसका, तुम हमें कॉपी दो। और ये सब चेक करेगा बैंकर, फिर लोन अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेडिट अप्रेजल, मतलब बेसिकली लोन एप्लीकेशन को असेस करना। अब आप समझिए, मैंने बताया कितना इनएफिशिएंट सिस्टम है, कितने सारे पेपर और डिजिटल रिकॉर्ड आपको देखने हैं। क्यों ना एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारी चीज हो, और जैसे फार्मर अप्लाई करे, आधार कार्ड नंबर कोड करे, तो बैंकर एक सिंगल क्लिक से उसको सारा उसका कैरेक्टर मिल जाए, बायोडाटा मिल जाए। तो आरबीआई ऐसा यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस आरबीआई ने बनाया है, और उसकी एक्सेस ये सब बैंक एनबीएफसी वगैरह को मिलेगी, ताकि वो सिंगल क्लिक से सारा सब जान ले और उस हिसाब से लोन को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना जल्दी काम खत्म हो जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये सब क्या पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है। उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे विभाग है। अब इन बैंकों ने जो भी जब तक किया हो, माल्या का किंगफिशर का प्लेन या कोई स्पाइसजेट का ये सामान, वो सामान, उसकी नीलामी करनी है। नीलामी का एक तरीका ये हो सकता है न्यूज़पेपर में बड़े-बड़े एड्स दे दो, लेकिन सब लोग जरूरी नहीं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, तो इनएफिशिएंट है। तो एफिशिएंट क्या होगा कि एक कॉमन वेबसाइट बना दो, और जिसको भी ऐसा नीलामी का माल खरीदने की चाहते हैं, वो वेबसाइट चेक करता है, रिफ्रेश मारता रहे। तो बैंक नेट ई ऑक्शन पोर्टल ऐसा बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने, जो ये सब काम करे। इसके अलावा ऐसा एक और भी है, विक्रय पोर्टल, वो भी सरकारी ऐसा ही पोर्टल है, और ऐसे और भी 25 के पोर्टल हैं, वो आपके हैंडआउट में दिए हैं, याद रहे उतना ठीक है, नहीं याद रहे तो बाकी सब्जेक्ट तैयार करो। तो वेरियस पोर्टल्स रिलेटेड टू बैंक लोन्स, वो आपके हैंडआउट में देख लेना, होमवर्क है। नाउ देखिए, भारत में तो माल्या बदनाम हो गया, कोई भी बैंक में जाकर उसको चाय नहीं पिला भगा दे, लेकिन मान लो वो पोलैंड में या फ्रांस में कहीं चला जाए और वहाँ लोन के लिए अप्लाई करे, तो उनको तो क्या ही पता चलेगा कि ये कितना बदमाश व्यक्ति है। भारत में तो लोन अप्लाई करे तो बैंक के तुम्हारा पान कार्ड, आधार कार्ड कुछ हम दो, फिर वो कहीं पर चेक करे, पता चल जाए। तो ऐसा इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ग्लोबल आधार कार्ड होना चाहिए, ताकि किधर भी अप्लाई करे, वो जैसे उसका ग्लोबल आधार कार्ड नंबर टाइप करेगा, बैंकर को रेड अलर्ट आ जाएगा और उसे भगा दे। ऐसा ही चीज को आप क्या कहेंगे? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कैसा है कि मान लो भविष्य में किंगफिशर जैसी कंपनी आपको बनानी है, तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और फाउंडर्स होंगे, तो सबका पासपोर्ट नंबर, आधार कार्ड, पान कार्ड, ये सब इधर लिंक किया जाए, और फिर उसकी मदद से एक नया नंबर जनरेट हो, जिसे हम कहें लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, एलईआई। ताकि जैसे अगर किंगफिशर विलफुल डिफॉल्टर बन जाए, तो इसके पीछे जो लोग हैं उनका पासपोर्ट नंबर भी फ्लैग हो जाए, और भविष्य में वो कहीं और दूसरा फर्जी कंपनी खोले तो भी फ्लैग हो जाए। तो ऐसा एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर बेसिकली कंपनियों ने लोन एप्लीकेशन के वक्त ऐसा नंबर लेके उसमें अटैच करना पड़ेगा, ताकि ग्लोबल लेवल पे कोऑर्डिनेशन हो सके। एक G20 संस्था है, उसने नीचे कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बनाया था, वो लोग ऐसा लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नाम का नंबर कोऑर्डिनेट करते हैं। शुरू में बड़ी-बड़ी कंपनियों ने ये नंबर लेना होगा, जिसको मान लो 500 करोड़ का लोन लेना है, फिर धीरे-धीरे जो छोटी वाली कंपनियां हैं उनको भी ये नंबर लेना पड़ेगा। उसके आरबीआई के अलग-अलग टाइम पे नोटिफिकेशन आते हैं, तो टॉपिक चर्चा में रहता है। हमें एक लाइन में याद करना था, हमने कर लिया। लंदन में एक एरिया कैमडेन, वहाँ पर जो भी 20-25 अलग-अलग देश के सब संस्थाओं ने, पुलिस, सीबीआई, क्वाड, बैंकर, जो भी, उन लोगों ने ग्रुप बना दिया। इसे कहते हैं कैरी नेटवर्क, फुल फॉर्म हमको याद नहीं रखना, कैमडेन एसेट रिकवरी इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो उसका एशिया का भी एक सब ग्रुप होगा। तो भारत के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसको ज्वाइन किया, ईडी ने ज्वाइन किया। इससे फायदा क्या कि मान लो माल्या का लंदन में प्रॉपर्टी है, उसको अटैच करना हो तो अब ज्यादा वो जल्दी-जल्दी काम हो जाए, क्योंकि उसका जो भी लंदन के अंदर उनका स्कॉटलैंड यार्ड या जो पुलिस होगा उसके साथ ये सीधा टाइप कर सकते हैं, बिकॉज़ ऑफ दिस ग्रुपिंग। सो दैट इज कैरी नेटवर्क। मान लीजिए ये लोग तो भाग गए भारत से, माल्या, नीरव मोदी वगैरह, तो भाग गया, फिर आप क्या उखाड़ लेंगे? यहाँ है तब तक तो बराबर, भाग गया फिर क्या करोगे? तो भाग गया उसे क्या कहेंगे? फ्यूजिटिव, भगोड़ा। और ये कांड किया क्या था? इकोनॉमिक ऑफेंडर, तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी है। तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी है, उसमें मान लो 100 करोड़ उससे बड़ा स्कैम किया, तो कोर्ट उसको नोटिस भेजेगा कि तुम जो भी व्हाटएवर 6 हफ्ते के भीतर तुम कोर्ट में हाजिरी दो। नहीं हाजिरी देगा तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो सब सरकार जब्त कर सकती है, भले उसने गिरवी रखा हो, नहीं रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब जब्त कर लेंगे। जो भी उसकी इंडियन प्रॉपर्टी है, फॉरेन प्रॉपर्टी है, बेनामी प्रॉपर्टी है। बेनामी मतलब माल्या ने खुद के नाम से प्रॉपर्टी ना खरीदो, अपने नौकर या माल या ड्राइवर के नाम से खरीदो, पर वो भी अगर मान लो ईडी या जो भी संस्था है, इनकम टैक्स विभाग या बाकी जो भी इन्वेस्टिगेटिंग, वो साबित कर दे कि इसी का ये सब बेनामी पर इसी का है, तो वो सब अटैच कर दिया जाएगा। तो दैट इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। आपको भारत से बाहर जाना है, तो भारत का जो भी आपका पासपोर्ट है वो नंबर आप दिखाएंगे, स्टैम्प मरवाएंगे, वीजा पे कुछ भी, व्हाटएवर इज द प्रोसेस। तो लुकआउट सर्कुलर क्या होता है? एलओसी, कि मान लो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या पुलिस या कोर्ट लुकआउट सर्कुलर जारी कर दे, तो फिर आप जैसे ही ये एयरपोर्ट सीपोर्ट पे जाएंगे, पासपोर्ट वगैरह दिखाएंगे, वो आपको उधर ही धर लेगा, क्योंकि तुम्हारे नाम पर लुकआउट सर्कुलर है और यहाँ पर हमें नोटिस मिल चुका है, ये पासपोर्ट नंबर फ्लैग हो चुका है। तो ये पावर तो किसको होगा? सरकारी संस्था को होना चाहिए।
हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, पुलिस स्क्वाड, ये लोग लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकते हैं। क्या कोई बैंकर जारी कर सकता है जैसे एसबीआई, सिया, एसबीआई? तो जब वो लोग नहीं जारी कर सकते, उनके पास ऐसा लीगल पावर है ही नहीं। लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसे जारी कर दिए थे, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा भाई तुमको ये पावर है ही नहीं, सो यू कैन नॉट डू दिस। सो लुकआउट सर्कुलर्स कैन नॉट बी इश्यूड बाय बैंकर्स। तुमको प्रॉब्लम है, तुम जाके पुलिस को बोलो, वो सर्कुलर जारी करेगा आपके बिहाफ पे। डीआईसीजी क्या है? फादर ने एलआईसी से इंश्योरेंस लिया कि मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को पैसा देना। तो अब एलआईसी की कुछ फीस चार्ज करेगा जिसे हम कहते हैं प्रीमियम, जो 5,000 भरो तुम और मर गए तो फैमिली को जो भी 5 लाख मिलेंगे। उसी प्रकार से कानून में ऐसा लिखा है कि बैंकर्स को जितनी डिपॉजिट मिली उस पर उन्होंने इंश्योरेंस लेना होगा डीआईसीजीसी से, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, फुल फॉर्म याद रखना है। और फिर तुम लोगों ने पैसा घुमाओ, मान लो बैंक बर्बाद हो गया, बंद हो गया, तो फिर ये जो डीआईसीजीसी संस्था है वो डिपॉजिटर्स का अप टू 5 लाख रुपीस का लॉस उसको दे देगा। जस्ट लाइक आप मर गए तो फैमिली को एलआईसी वाले पैसा दे देंगे। अब स्वाभाविक है जब आप एलआईसी से पॉलिसी लेते हैं तो आप कुछ प्रीमियम भरे ना, फीस मान लो 5,000। उसी तरह जब बैंकर डिपॉजिट का इंश्योरेंस करा रहा है तो बैंकर ने भी कुछ फीस तो भरनी पड़ेगी डीआईसीजीसी संस्था को, 12-15 पैसे पर 100 रुपए डिपॉजिट, इस रेट पे वो इंश्योरेंस लेते हैं। और जब बैंक बंद हो जाए, कोलैप्स हो जाए, तो डिपॉजिटर की मदद करता है डीआईसीजीसी। कितनी मदद करता है? अप टू 5 लाख। समझो अप टू 5 लाख का मतलब ये है आपका 4 लाख का डिपॉजिट था तो 4 लाख ही मिलेगा, फिर 5 नहीं मिलेगा। आपका 7 लाख का डिपॉजिट था तो मैक्सिमम कितना 5 लाख मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 5 लाख इन शॉर्ट। तो ये एक लिमिटेशन हो गई क्योंकि उससे तो ज्यादा पैसा मिडिल क्लास और सब लोगों ने बैंक में सेव किया। आपके हाथ तो मान लो हमने 15 लाख सेव किए थे, तो फिर क्या होगा? तो जहाँ पे 5 लाख तक तो डीआईसीजीसी देगा, बाकी जो 10 लाख है उसको रिकवर करने के लिए आपने वेट करना पड़ेगा कि आरबीआई इस बैंक का लिक्विडेशन करा दे, नीलामी करवा दे। फॉर एग्जांपल एक स्कैमस्टर था वो अरशद मेहता, 1992 स्कैम मूवी, उसने ये माधवपुरा, कालूपुर ऐसे सब गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक्स को चुना लगाया, वो तो फिर मर गया और केस सब चला। जो डिपॉजिटर थे उनको तो डीआईसीजीसी मान लो जो 2-5 लाख उस जमाने में दिए होंगे, बाकी उनका 10-20 लाख पड़ा है, उसका क्या? वो पड़ा ही है क्योंकि उन बैंकों की नीलामी में लंबी लंबी प्रोसेस चलेगी। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डीआईसीजीसी एक्ट। क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स में मैंने आपको बताया ड्यूअल रेगुलेशन था कि आरबीआई भी रेगुलेट करता था, स्टेट का रजिस्ट्रार भी रेगुलेट करता था, वो तो 2020 में सब सेटल हुआ तो अब ठीक चल रहा है। पर ये 1992 का स्कैम था, उसमें तो तकलीफ हुई। तो दिस इज द बिग प्रॉब्लम। क्या? एक तो बहुत कम इंश्योरेंस है और दूसरा कोऑपरेटिव बैंक में लंबी प्रोसेस चलती है। फिर अगर आपने मान लो कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में इन्वेस्ट किया, जैसे कुछ कार्वी कैपिटल या कार्वी म्यूचुअल फंड कंपनी थी। म्यूचुअल फंड क्या करता है? आपका पैसा लेके शेयर बाजार में डालता है। अब आपके देखो शेयर बाजार में तो अपडाउन होता है तो लॉस होता है, वो तो स्वाभाविक है। तो कार्वी कैपिटल ने आपका पैसा गबन करके कहीं और यूज कर दिया, इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो इस केस में आपको कौन इंसाफ दे? डीआईसीजीसी कहते हैं हम तो बैंक को ही प्रोटेक्ट करते हैं, इसका तो कोई प्रोटेक्शन नहीं। एक यूटीआई म्यूचुअल फंड था। यूटीआई म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसा हुआ कि केतन पारेख नाम का एक दूसरा शेयर बाजार का स्कैमस्टर है, उसने कुछ चूना लगाया। अब इस केस में अल्टीमेटली मेरे आपके जैसे लोग का पैसा तो डूबा है, तो भरपाई कौन करे? डीआईसीजीसी के हम नहीं भरेंगे। लेकिन क्योंकि कांड बहुत बड़ा था, हाहाकार बहुत बड़ा मच गया, ऑपोजिशन और मीडिया, तो सरकार ने टैक्स पेयर के पैसों से यूटीआई म्यूचुअल फंड को बेल आउट किया और उसके नीचे जो मेरे आपके जैसे लोग होंगे उनको कुछ पैसा मिला। तो अगेन दिस थिंग्स आर इनएफिशिएंट। डीआईसीजीसी ऑर्गेनाइजेशन की मर्यादा लिमिटेशन है। तो सॉल्यूशन क्या है? ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को बंद कर दो, इसकी जगह एक नई संस्था बनाई जाए, फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस एफआरडीआई। उसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म कुछ याद नहीं रखना है, सफिशिएंट टू नो कि डीआईसीजीसी को बंद करके कोई नई संस्था बनाओ, ऐसा सरकार का सोचना था जो बैंक और एनबीएफसी को प्रोटेक्ट करे और उसमें बड़ी बड़ी रकम को प्रोटेक्ट करे, ऐसी इच्छा थी। उसके लिए कानून ला रहे थे 2017 में, लेकिन फिर काफी धमाल हुई। जैसे ये 3 किसान कानून पर आपको याद हो कि सरकार की इच्छा तो ठीक थी लेकिन वो ठीक से समझा नहीं पाए, तो किसानों का आंदोलन इतना हुआ कि उग्र हो गया, तो फिर इन्होंने कानून ही वापस ले लिया। ऐसा ही एफआरडीआई का कुछ बनना था, उसमें भी सरकार ने उसे वापस ले लिया। गवर्नमेंट विड्रॉज द एफआरडीआई बिल फ्रॉम लोकसभा, ये भी 2018 का मुद्दा है। इसमें दिमाग खर्च नहीं करना है। बताया क्यों? क्योंकि द हिंदू कॉलमनिस्ट को टारगेट दिया वो एडिटर ने कि 300 वर्ड का कॉलम लिखो, फिर उसके पास कंटेंट ही नहीं होता कि अच्छा वो ऐसा याद करके ऐसा ऐसा हुआ था करके वो लंबी कहानी करते हैं। तो उसका जिस क्या है मैंने आपको भी बताया। बस आज के लिए इतना रखते हैं, अभी और भी मुद्दे समझने को कल आराम से समझेंगे। बैड बैंक, प्रॉम्प्ट एक्शन फ्रेमवर्क, बासेल फ्रेमवर्क, आरबीआई का डिविडेंड सेक्शन 7 कंट्रोवर्सी वगैरह छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अपन कल उसे हम खत्म करते हैं। हाँ, तो समझो 2 दिन अपनी जो ऑफ थी तो मंडे ट्यूसडे क्लास है, तो आज भी क्लास हुआ और कल भी क्लास होगा। आपका होमवर्क क्या है? वेडनेसडे को टेस्ट होगी, हालांकि वेडनेसडे को देने की जरूरत नहीं है अगर आपका इतना रिवीजन नहीं हुआ, पर मुझे तो क्योंकि फिर गुरुवार से वापस भी क्लास होने तो टेस्ट तो लगानी पड़ेगी उसमें, तो देयर विल बी टेस्ट। तो जितना हो सके उतना कम से कम एक हैंडआउट पिलर 1B1 या दूसरा 1B2 जो आपको पहले अच्छा लगे उसको आप निपटाने की कोशिश करें। बाकी छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं वो कल रात मंगलवार को वापस मिलेंगे, कंप्लीट। लेट्स गेट इट।